जय श्री राम टू ऑल। हमारे अष्टक वर्ग के डे 2 में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आचार्य विनय। अब तक जो हमने लास्ट सेशन के अंदर जो हमने पढ़ा था उसमें हम लोगों ने बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी समझी थी, कीवर्ड समझे थे, जो अब हम आज के सेशन से जब प्रॉपरली पढ़ाई शुरू करेंगे तो हम उस चीज को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। तो मैं चार हमारे मेन पॉइंट्स हैं उनको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक हमने समझा था कक्षा, जो कि एक सेट ऑफ पैटर्न है जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है। कक्षा का मतलब क्या होता है? जो हमारा एक भाव किसी भी कुंडली में कोई भी भाव होता है, उस भाव को हम 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर पार्ट को हम कक्षा बोलते हैं। और इस कक्षा में क्या होता है, जो पहला पार्ट होता है वो सैटर्न का होता है। दूसरी जो कक्षा होगी, जो दूसरा पार्ट होगा, वो गुरु का होगा। उसके बाद फिर मंगल का होगा। ठीक है, देन सूर्य का, फिर हम बुध शुक्र और चंद्रमा और लग्न इस तरीके से लेते हैं। मेरे कहने का अर्थ ये है कि हम इसमें राहु और केतु को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। राहु और केतु को इन्वॉल्व ना करने का सिंपल सा मतलब है क्योंकि ये राहु और केतु ज्योतिष में इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं कही गई है। ठीक है, जब हम एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं तो वहां पर हमें राहु और केतु का कोई फिजिकल एक अपीयरेंस है वो नहीं दिखता है, इसलिए यहाँ पर हम उसको इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। बाकी हम 7 प्लैनेट्स और लग्न को इसमें इन्वॉल्व करते हैं। जब हम सर्वाष्टक वर्ग बनाते हैं तो सभी प्लैनेट्स को हम जोड़ते हैं। ठीक, तो सर्वाष्टक वर्ग क्या होता है? सर्वाष्टक वर्ग अलग अलग प्लैनेट्स के जो नंबर्स हैं, जो एक राशि में मिले हैं, उन नंबर्स का टोटल सर्वाष्टक वर्ग बनता है। ठीक है, इसमें हम सारे जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, 7 के 7 प्लैनेट्स, उन सबको हम ऐड ऑन करते हैं। ठीक, तो एक एग्जांपल लेते हैं। लास्ट क्लास के अंदर भी हमने एग्जांपल लिया था और उसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ और उसके हिसाब से फिर हम लोग समझेंगे, चीजें करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो आप लोगों के सामने एस्ट्रोसेज का जो स्क्रीन है वो आपको आपके सामने आ गया है। हम में से कोई भी साथी अपना चार्ट हम किसी पर्टिकुलर चार्ट के ऊपर लेकर के हम बात करेंगे तो क्या समझने में आसानी होती है। और मैं चाहूंगा आप सभी लोग अपने अपने चार्ट को, अपने अपने सर्वाष्टक वर्ग को अपने साथ लेकर के बैठें। ठीक है, वो कैसे मिलेगा वो मैं आपको भी करके दिखाऊंगा। कोई साथी है जो अपना चार्ट यहाँ पे डिटेल शेयर करना चाहता है? सर मैं बोलूं। कौन सा बोल रहे हैं? मेरा सर चार्ट मैं ले लीजिए। प्रीतम प्रीतम सर। प्रीतम? हाँ। अच्छा ठीक है प्रीतम जी, बताइए, मैं आपको डिटेल्स यहाँ पे टाइप करता हूँ। बाकी इसी तरीके सातर से आप सभी लोग अपना अपना बनाइएगा। ठीक है, हाँ जी प्रीतम जी। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। सातर हाँ जी। 27 27 मई मई 1991 1991। ठीक है, ओके। 3 PM थ्री पी कलकत्ता। एम ये फिक्स है टाइम पूरा कंप्लीट तरीके से? हाँ 3 PM, हाँ ठीक है सर। कलकत्ता। कलकत्ता बंगाल, ठीक है। हम्म। तो 27/5/1991 का ये चार्ट है। दिन में 3 बजे का कलकत्ता बर्थ प्लेस है। ठीक है, तो हम काम करते हैं, इस चार्ट को एक बार डाउनलोड कर लेते हैं, फिर इसके बेसिस पर हम एनालिसिस शुरू करेंगे। और तभी आप काम कीजिएगा, आप सभी लोग अपना अपना जो चार्ट है ना, वो अपना अपना चार्ट इसी तरीके से आप डाउनलोड करके अपने पास रखिए, सर्वाष्टक वर्ग अपने पास बना करके रखिए। फिर जब हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे, टैली करना शुरू करेंगे चीजों को, तो आपको आसानी होगी। ठीक है। में एक बात बताइए, अगर अगर बर्थ टाइम 5-10 मिनट का फर्क होता है तो क्या इसमें प्रस्तारक और वगैरह में कुछ चेंजेस आते हैं क्या? चंद्रमा की, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, चंद्रमा का डिग्री आप देख लीजिए। अगर चंद्रमा की डिग्री में ज्यादा डेविएशन नहीं है और पांच हाँ। दस मिनट ऊपर नीचे जा रहा है तो वो ज्यादा कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। चंद्रमा का डेविएशन का मतलब? डिग्री में ऐसा ना हो ना, बिल्कुल कंजंक्शन, बिल्कुल जंक्शन पे आके खड़ी हो जाए, 0 0 डिग्री 15 मिनट, ऐसा ना हो। अच्छा, मून के डिग्री। हाँ हाँ बिल्कुल।
ओके 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 ठीक है, ओके। क्योंकि बाकी प्लेनेट से हमें फर्क नहीं पड़ेगा इतना ज्यादा। वो अलग बात है भाई, देखिए जब कोई प्लेनेट गोचर कर रहा होता तब भी किसी व्यक्ति का जन्म हो सकता है। ठीक है, कोई भी प्लेनेट की हाँ डिग्री ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भाई मेरे को 5-10 मिनट का हेर फेर पता है, तो हाँ। चंद्रमा को फोकस करो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके। ठीक है, अब आपके सामने स्क्रीन पे ना एक आपके पास सामने चार्ट दिख रहा होगा। ठीक है, वो चार्ट आप जी सभी को दिख गया है। जी। एक यस सर। एक यो। ये रखा है। चलिए, जो सर आप उनको म्यूट कर दीजिए आप ना। में से किसी का जो माइक है ना उसमें कोई दिक्कत है, आप उसको म्यूट कर लीजिए। अभी हम अदरवाइज क्या बाद में दिक्कत होती है बार बार। आप में से सभी सभी लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज, सभी लोग म्यूट कर लीजिए, थोड़ा डिस्टरबेंस कम हो। ठीक है, चलिए मैंने सभी को म्यूट कर दिया है। जब कोई जरूरत होगी तो अब आप अपने अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी आपके सामने जो ये चार्ट दिख रहा है ना, ये है सर्वाष्टक वर्ग का चार्ट। ठीक है, सर नहीं दिख रहा। अच्छा नहीं दिख रहा है, ओके, लेट मी शेयर इट विद यू। चलिए सर ये आपने जो, वो सेव नहीं किया था इसलिए गायब हो गया वो। चलिए अब आपको दिख रहा होगा चार्ट। ठीक है, यस यस सर। हाँ जरा इस पे ध्यान दीजिएगा। अभी आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है ना, ये चार्ट सर्वाष्टक वर्ग है प्रीतम जी का। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्लैनेट्स हैं उन्होंने हर राशि को कुछ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य ने 1 नंबर में 2 पॉइंट, 2 नंबर की राशि में 4 पॉइंट, 3 नंबर में 3 पॉइंट, 4 में 4 पॉइंट, इस तरीके से सूर्य ने अपने प्रस्तारक वर्ग में ये पॉइंट्स दिए थे। ठीक है, और हमने क्या किया, हमने सभी प्लैनेट्स के प्रस्तारक वर्ग के टोटल पॉइंट्स को एक जगह लिख लिया और उनको टोटल कर लिया। उससे हमें क्या मिला, उससे हमें मिला सर्वाष्टक वर्ग। क्या मिला, सर्वाष्टक वर्ग। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि सर्वाष्टक वर्ग क्या होता है। सर्वाष्टक वर्ग जो होता है वो हमारे सारे के सारे ग्रहों के जो प्रस्तार चक्र में पॉइंट्स मिले थे उनका टोटल है। अब इसका एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है, सबसे पहले आप एक पॉइंट को याद रखिएगा कि जब भी हम टोटल पॉइंट्स को देखते हैं तो किसी एक वर्ग में 56 से ज्यादा पॉइंट कभी नहीं आ सकते, बहुत एक्सट्रीम केस में। ठीक है, जो एवरेज पॉइंट्स होते हैं ना, वो एवरेज पॉइंट्स होते हैं 28 नंबर। कभी भी आप देखेंगे तो एवरेज पॉइंट जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे 28 नंबर। ठीक है, 28 नंबर जो है वो एवरेज पॉइंट है। कभी भी आप किसी भी भाव में 28 पॉइंट्स देखोगे तो आप बोलोगे ये एक एवरेज कंडीशन है। कैसी कंडीशन है, एवरेज कंडीशन। अगर आप कभी भी किसी भी भाव में 28 से नीचे पॉइंट्स देखोगे, अगर आपको 28 से नीचे पॉइंट्स मिल रहे हैं तो ये क्या है, ये कंडीशन उस भाव को वीक बनाती है। ठीक है, वो भाव क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक है, कभी भी किसी भी भाव में आप मोर देन 28 पॉइंट्स देखोगे, जितने ज्यादा ये 28, 29, 30, 31 जितना ऊपर जाएगा उतना आपका वो भाव जो है वो स्ट्रांगली वर्क करेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है कि 28 पॉइंट्स एक एवरेज कंडीशन है। बिलो 28 पॉइंट्स एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, वीक बना देती है भाव को। और 28 पॉइंट से ऊपर अगर कोई भी भाव के अंदर नंबर जाता है वो आपके भाव को स्ट्रॉन्ग बना देगा। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आ गई आप सभी लोगों को। यस सर। चलिए, तो ये बात थी किस चीज की, भाई हमारा जितना भी जो जर्नल एनालिसिस होता है, आप कभी भी किसी की भी जो चार्ट की एनालिसिस शुरू करोगे ना, वहां पे आप देखोगे कि भाई किस तरीके से हमारा रिजल्ट आ रहा है 28 पॉइंट्स। अब यहाँ पे बड़ा खास बात है, इस चीज को याद रखिएगा कि जब भी आप कोई भी नियम लगा रहे हैं, वो नियम लगाने से पहले जो ज्योतिष के जो जर्नल रूल्स होते हैं, जर्नल रूल्स, ठीक है, जो जर्नल रूल्स होते हैं उनको याद रखना है। क्या जनरल रूल्स होते हैं ज्योतिष के, कि कभी भी कोई भी भाव के अंदर उस भाव का स्वामी बैठा है, यानी कि
जो हाउस लॉर्ड है वो अपने ही हाउस में बैठा है, हाउस लॉर्ड अगर अपने घर को देख रहा है या कोई किसी भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं तो वो भाव नेचुरली बली होगा, स्ट्रांग होगा, और ऊपर से उन जनरल नियम के साथ उस भाव में मोर देन 28 पॉइंट्स आ जाएं तो वो भाव अत्यधिक बली हो जाएगा। ये बात समझ में आई सभी लोगों को? दूसरी कंडीशन, इसका रिवर्स देखते हैं, इसका वाइस वर्सा देखते हैं। अगर किसी भाव में कोई नैसर्गिक अशुभ ग्रह है, वो उस भाव का स्वामी नहीं है, कोई भाव पाप कर्तरी योग में है, किसी भाव को कोई नैसर्गिक अशुभ ग्रह दृष्टि दे रहा है और उसके अंदर लेस देन 28 पॉइंट्स आ रहे हैं तो वो भाव अपने आप वीक हो जाएगा। क्लियर? तो अष्टक वर्ग के अंदर ज्योत को समझने के लिए उसके पॉइंट्स को एनालाइज करने के साथ साथ ज्योतिष के जो जर्नल नियम है, जो सामान्य नियम है, वो यहाँ पर लागू होंगे। क्लियर? अब हम इसको पढ़े कैसे? इसको पढ़ने के लिए सबसे पहली जो मैंने आपको बात बताई, किसी भी व्यक्ति के कुंडली में किसी भी भाव में लेस देन 28 पॉइंट्स हैं, वो भाव वीक है। क्लियर? अभी हम ना प्लैनेट्स की एसोसिएशन यहाँ पे नहीं देख रहे, सिर्फ हम अष्टक वर्ग को समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं प्रीतम जी के लग्न का एनालिसिस करूं तो यहाँ पर लग्न में मुझे 25 पॉइंट्स मिल रहे हैं। कितने पॉइंट्स मिल गए? 25 पॉइंट्स। तो एक मत दृष्टि से जब मैं इस चीज को देखूंगा तो मैं इनके लग्न को बहुत बली नहीं मानूंगा। क्लियर? क्यों नहीं मानूंगा? क्योंकि यहाँ पर 25 पॉइंट्स हैं। 25 पॉइंट्स जो हैं हमारे नियम के अनुसार 28 से अगर नीचे जा रहा है तो वो हाउस वीक है। ठीक है? जरा इनका सेकंड हाउस देखिए। सेकंड हाउस किस चीज का हाउस है? मेरे इनकम करने का जो स्रोत है, जो मेरे जहां से मैं इनकम कर सकता हूं, वो जो रास्ते हैं वो हल्के खुलेंगे। क्यों खुलेंगे? क्योंकि यहाँ पे 23 पॉइंट्स है। मेरा जो परिवार है, मेरा परिवार या मेरी प्रारंभिक शिक्षा है, वहां पे हर्डल्स आ सकती हैं। ठीक है? तो 23 पॉइंट्स को अगर मैं सेकंड हाउस के रिस्पेक्ट में देखूं, दैट इज अ हाउस ऑफ इनकम, तो यहाँ पर इनकम के स्रोत कम है। ठीक है? अब जरा थर्ड हाउस को देखिए। थर्ड हाउस में भाई 30 नंबर्स है। 30 नंबर्स क्या कहते हैं? 30 नंबर्स कहते हैं भाई ये ना थोड़ी स्ट्रेंथफुल हो गया भाव, यानी कि इनके जो भाई होंगे, अगर इनके कुछ छोटे भाई होंगे तो वो स्ट्रेंथफुल होंगे, वो इनसे बेहतर होंगे। ठीक है? फोर्थ पॉइंट देखिए, घर परिवार भी सही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 30 पॉइंट्स हैं। प्रारंभिक शिक्षा के बाद मतलब कुछ एक तो ये शिक्षा हो गई जो मम्मी देती है, जो मदर देती है, जो परिवार देता है। ये शिक्षा हो जो हम स्कूल में जाके लेंगे, तो स्कूल की शिक्षा है ना वो भी हल्की दिख रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 24 पॉइंट्स है। ठीक है? अब देखिए, सिक्स्थ हाउस में 34 पॉइंट्स हैं। सिक्स्थ हाउस में 34 पॉइंट्स होने का क्या मतलब है? सिक्स हाउस में 34 पॉइंट्स होने का मतलब है कि ये एक अच्छी कंडीशन बन रही। अच्छी कंडीशन मतलब यहाँ पर 34 पॉइंट्स होने की वजह से इनका छठा भाव सिक्स हाउस जो है वो बली है। ठीक है? आगे देखते हैं, इनका सेवेंथ हाउस देखिए। सेवेंथ हाउस में कितने नंबर है भाई? 29 नंबर है। ये एवरेज से थोड़ा सा बेहतर है, थोड़ा सा, बहुत मामूली सा, इसको सामान्य ही मानिए। सिमिलरली इनका एट्थ हाउस देखिए, वहां पर भी 29 पॉइंट्स है, ये भी सामान्य ही बात कर मानिए। नाइन्थ हाउस में भी 29 पॉइंट्स है, ये भी सामान्य भाव है। कर्म भाव में देखिए, 10th हाउस में देखिए 27 पॉइंट्स है, ये बिलो एवरेज है यानी कि वीक है। सिमिलरली जो 11th हाउस है, 11th हाउस में भी 27 पॉइंट्स है, ये भी वीक हो गया। 12th हाउस में 30 पॉइंट्स है, यानी कि ये नॉर्मल है, थोड़ा सा बेहतर है, एवरेज से थोड़ा सा ऊपर गया है। ये बात सभी लोगों को समझ में आई? भाव के अंदर पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स ज्यादा हैं या कम है? बिल्कुल बहुत ही हल्के लेवल का प्रिडिक्शन, बहुत हल्के लेवल का प्रिडिक्शन कि भाई ये हाउस जो है, ये हाउस वीक है या स्ट्रांग है, यहाँ पे कंडीशन अच्छी बन रही है कि खराब बन रही है। सभी लोगों को ये बात क्लियर हुई यस सर। कि सर ये 25 सिक्स पॉइंट? हाउस में सर, हाँ सर, कौन सर सा बोल सिक्स रहे हैं? हाउस में अच्छे, सर मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ सर। सिक्स हाउस में ज्यादा पॉइंट है, इसका मतलब ऐसा है कि मतलब अरे डॉक्टर कॉम्पिटिटिव साहब, डॉक्टर साहब सुनिए, सुनिए, अभी मैंने ना बहुत बिल्कुल एक जस्ट एक बात बताई है कि अगर किसी भाव के अंदर 28 पॉइंट्स हैं तो वो भाव जो है वो ठीक है। ठीक है? 28 पॉइंट्स हैं तो वो एवरेज भाव है, कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बहुत ज्यादा कमजोर नहीं है, बिल्कुल एवरेज है, बिल्कुल एवरेज। ठीक है? 28 से ऊपर गया तो अच्छा है, 28 से नीचे गया तो थोड़ा सा वीक है।
ठीक है, जितना नीचे जाएगा उतना वीक हो जाएगा। जस्ट इतने बात पे ध्यान रखिए, बाकी चीजों पे अभी फोकस मत कीजिए। ठीक है, चलिए। वो थर्ड जो सिक्स्थ हाउस है उसमें 34 पॉइंट्स है या किस तरीके से पॉइंट्स हैं, उस पे अभी बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिए। अभी आज का क्लास है, देन अगला क्लास होगा, तब तक आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए। ये बात तो हुई एवरेज पुअर रिजल्ट देने की, भाई कैसा रिजल्ट वो भाव दे रहा है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट्स। अब जरा हम बात करते हैं आगे कंसेप्ट की, कंसेप्चुलाइज करके कि किसी भी भाव में पुअर पॉइंट्स होते हैं उसका मतलब क्या होता है। अभी हम बैक ट्रैक करेंगे, यहीं पर मैं बता देता हूं आप लोगों को। अभी हम वापस जाएंगे। लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने सर्वाष्टक वर्ग में मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे आपको। मैंने वहां पे भी यही चीज बताई थी कि भाई किसी भाव में कितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे या कम होंगे वो उसकी स्ट्रेंथ को या उसकी वीकनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी आपके सामने स्लाइड आपको दिख रहा होगा, सर्वाष्टक वर्ग वाला जो एग्जांपल हमने किया था। ठीक है, अब जरा सिंपल से एनालिसिस देखते हैं, एनालिसिस पार्ट पे जाते हैं। सर्वाष्टक वर्ग के अंदर ये पॉइंट्स आपको एज इट इज मिल जाएंगे। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, अपने केतु को एक्टिवेट कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं। ठीक है, तो जब भी लग्न में कम बिंदु होंगे तो ये आपकी वीक इम्यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जब भी आपके पास लग्न में कम बिंदु होंगे आपकी इम्यूनिटी वीक रहेगी। एक चीज, आपकी पर्सनैलिटी लैक करेगी। ठीक है, अगर आपके सेकंड हाउस में कम बिंदु हुए तो आपके इनकम के सोर्स जो हैं वो हल्के हो जाएंगे, आपको पैसा कमाने में तकलीफ होगी। ठीक है, आपका थर्ड हाउस अगर वीक पड़ गया, लेस बिंदु है, कम पॉइंट्स हैं थर्ड हाउस में, तो आप कमजोर रहेंगे या लेस करेजियस रहेंगे। ठीक है, अगर फोर्थ हाउस में कमी है, फोर्थ हाउस में पॉइंट्स कम है, खुशियों में कमी हो जाएगी, आप लग्जरी एंजॉय नहीं कर पाओगे। फिफ्थ हाउस में पॉइंट्स कम है, बुद्धिमत्ता की कमी, यानी कि दुष्ट बुद्धि वाला इंसान हो जाता है। अगर जिसका पांचवा भाव सही नहीं है, इसका मतलब वो अपनी बुद्धि का सही प्रयोग नहीं कर पाएगा। छठा जो हमारा भाव है, सिक्स हाउस है, वहां पर बिंदु अगर हमारे कम हैं तो इसका मतलब क्या है, बीमारी और शत्रु से हार जाता है व्यक्ति। मतलब कहने का अर्थ क्या है, सिक्स हाउस आपको क्यों स्ट्रॉन्ग चाहिए। अभी हनुमान जी ने प्रश्न किया था कि सर इसका मतलब ये 34 पॉइंट्स वहां पे है, मोर देन 30 पॉइंट्स आ रहे हैं, वो हाउस बली है, तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा को पार करने में सक्षम है। कब सक्षम है, जब वो भाव बली है। बली कब है, जब वहां पे 30 से ज्यादा पॉइंट्स है, या 28 को मान एवरेज लेके चल रहे हैं तो 28 से ज्यादा पॉइंट्स है सिक्स हाउस में, तब आप अपने प्रतिस्पर्धियों को या जिनके साथ आप कंपटीशन है उनको आप पछाड़ सकते हो। अदरवाइज अगर वो भाव कमजोर हो जाता है, ठीक है, अगर वो भाव कमजोर हो जाता है तो बीमारी भी लगेगी। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। सेवेंथ हाउस में नंबर मैरिड लाइफ में इश्यूज आते हैं। ठीक है, एट्थ हाउस को कमजोर होने की वजह से, अगर एट्थ हाउस कमजोर है, वहां पे बिंदु कम है, तो व्यक्ति अल्पायु हो सकता है। ये सिर्फ एक इंडिकेशन है, अल्पायु होने का सिर्फ ये एक योग नहीं है, ये सिर्फ एक इंडिकेशन है कि व्यक्ति का अगर एट्थ हाउस कमजोर पड़ जाता है तो उसकी उम्र कम हो सकती है। इसके साथ बहुत सारे और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व रहेंगे, इसको ही एक फैक्टर ना मानिए, इसके साथ बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, पाप कर्म, यानी कि अगर आपका नवम भाव कमजोर पड़ा, नवम भाव किसका है, धर्म का भाव है। ठीक है, अच्छे कर्मों का भाव है। अगर आपका नाइन्थ हाउस कमजोर पड़ेगा ना, तो होगा क्या, आप जो काम करोगे, जो कृत्य करोगे, वो लीगल तरीके के काम नहीं करोगे। आप कुछ ना कुछ जो असहज काम है, जो या जो को धर्म को सही नहीं मानता, ऐसे काम करोगे, पाप कर्म करोगे। ठीक है, टेंथ हाउस में कम बिंदु हुए, आपके प्रोफेशन में प्रॉब्लम आएगा, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। ठीक है, और जिसे बोलते हैं ना कि संपन्नता होना, टेंथ हाउस क्या आपको पद भी देता है, तो आप अच्छी प्रमोशंस नहीं मिल पाएंगी आपको तरीके से। ठीक है, 11th हाउस में बिंदु कम है, बिल्कुल सही बात है, आप गरीबी की रेखा के आसपास रहोगे या बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंस। ठीक है, इनकम जितना आपने सोची उतनी नहीं होगी, इसको शास्त्रों में मतलब अच्छा नहीं कहा गया, 11th हाउस को कमजोर होना अच्छा नहीं कहा गया। अच्छा, 12th हाउस, 12th हाउस हम सब लोग को पता है भाई, अगर 12th हाउस के अंदर बिंदु कम है
तो ये अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंडिचर कम हो रहे हैं आपके। अगर ये स्ट्रांग हो गया, अगर आपका 12th हाउस स्ट्रांग हो गया, तो उसका मतलब क्या हो गया, आपके खर्चे बढ़ जाएंगे ना। 12th हाउस का स्ट्रांग होना मतलब खर्चे बढ़ना, एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे आपके, और एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे तो फिर आपको मजा नहीं आएगा जीवन में, आपको लगेगा खर्च कमा रहा हूँ, खर्च हो रहे हैं। तो ये जो एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, कब बढ़ रहा है, जब आपका 12th हाउस स्ट्रांग होगा। अगर आपका 12th हाउस स्ट्रांग नहीं है, तो आपके खर्चे कम होंगे, अदरवाइज खर्चे बढ़ जाएंगे। क्लियर? चलिए, अष्टक वर्ग के ये बहुत एक हमने लेवल पार किया कि भाई बिंदु का कम होना, ज्यादा होना। अब मैंने लेस बिंदु की बात कर दी। अब ऑब्वियस ही बात है भाई, ज्यादा बिंदु होंगे तो आपका इसका उल्टा समझ लो। ज्यादा बिंदु होंगे तो आपको उन्हीं सब चीजों में हेल्प मिलेगी, आपके काम बनेंगे सारे के सारे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के साथ साथ कुछ नियम है, उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको काफी सारी चीजों में हेल्प मिल जाएगी, चीजें समझ भी आएंगी, और आप अपने चार्ट पे उनको लगा के भी देख सकते हो, हैंड टू हैंड। ठीक है, प्रीतम जी के चार्ट पे तो हम लगाने की कोशिश करेंगे, आप सभी लोग अपने अपने चार्ट्स पे भी उसको लगाने की कोशिश करें। चलिए, नाउ वी आर ऑन सर्वाष्टक वर्ग। सबसे पहले, लग्न का बली होना अच्छा है। क्यों अच्छा है? किससे बली होना अच्छा है? 6, 8, 12 से। वैसे भी हम ये जर्नल नियम, हम जब हम ज्योतिष, साधारण ज्योतिष करते हैं, वैदिक ज्योतिष करते हैं, तब भी हम यही कहते हैं कि लग्न का बली होना अच्छा है। लग्न बली हो रहा है 6th हाउस से, 8th हाउस से, 12th हाउस से। इसका मतलब क्या, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इट गिव्स यू अ गुड रिजल्ट। ठीक है, अच्छा, ये तो चलो लग्न की बात हो गई कि लग्न जो है वो स्ट्रांग हो रहा है हमारा, इसके जरिए हमने इसको एनालाइज कर लिया। अगर कोई प्लेनेट ट्रांजिट करता है ना, किसी बली प्लेनेट, मतलब कोई प्लेनेट ट्रांजिट करता है किसी बली प्लेनेट, बोल दिया यहाँ पे हाउस होगा, कोई बली हाउस होगा, तब बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे आपको प्लेनेट मत पढ़िए, यहाँ पे भाव पढ़िए। प्लेनेट जब भी किसी अच्छे पॉइंट वाले हाउस के ऊपर से गोचर करेगा, तो व्यक्ति को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये अष्टक वर्ग का नियम है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि कोई प्लेनेट जब किसी अच्छे भाव के ऊपर से गोचर करेगा, अच्छा भाव इन रिस्पेक्ट कि वहां पे पॉइंट ज्यादा है, मान लीजिए किसी भाव में 34 पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसी भाव में 34 पॉइंट्स हैं। अब इस भाव पे जब भी कोई प्लेनेट गोचर करके जा रहा है, तो क्या मिलेगा, गुड रिजल्ट मिलेगा। कोई मुझे इसके पीछे कारण बता सकता है कि गुड रिजल्ट क्यों बोला गया, ये सेकंड पॉइंट जो है ये क्यों रेज किया गया? सर ये हाउस पहले ही ये हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है ना सर। ओके, एनीथिंग एल्स? तो जब सब जब हाउस स्ट्रांग हो जाएगा तो सर जो प्लेनेट उसके ऊपर से ट्रांजिट करेगा तो उसकी भी एनर्जी बढ़ी जाएगी सर। चलिए मैं आपको आप ठीक है, आपने सही बात बोली। एक्टिवेट हो जाएगा ना सब। एक्टिवेट हो जाएगा, वेरी गुड। और ये क्योंकि उसमें अलग अलग प्लैनेट्स ने अपने अपने बिंदु दे रखे हैं। यस, दैट इज द मेन पॉइंट। अब आप सोचिए किसी भाव यस। को ये 34 पॉइंट क्यों मिले होंगे? ऑब्वियस ही बात है भाई, ये 34 पॉइंट मैंने तो आके दिए नहीं, आपने तो आके दिए नहीं। ये 34 पॉइंट्स इस भाव को दूसरे प्लैनेट्स ने दिए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है इस भाव के अंदर दूसरे दूसरे प्लैनेट्स ने कंट्रीब्यूट किया है, और जिस भाव के अंदर मैंने इन्वेस्ट किया है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना लास्ट टाइम में, भाई कोई कंपनी है, उस कंपनी में किसी 4 लोगों ने, 10 लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो 10 लोग तो यही चाहेंगे ना कि वो कंपनी ग्रो करे, ताकि उनका शेयर बढ़े। सेम समझ लो, सेम कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है कि जब किसी भाव में ज्यादा पॉइंट्स हैं, इसका मतलब ये है प्लैनेट्स ने उस भाव में पॉइंट्स दिए हैं, और जब वो प्लैनेट उस भाव पे गोचर करेंगे, तो वो चाहेंगे कि अच्छा रिजल्ट मिले। क्लियर? चलिए, तो जहां पर ज्यादा पॉइंट्स हैं, वो भी केंद्र त्रिकोण में ज्यादा पॉइंट्स हैं, वहां पे प्लैनेट का गोचर है, अच्छा है। ठीक, यहां पर देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। 10th हाउस, अगर 10th हाउस में 36 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट आ गए, ठीक है, 10th हाउस में 36 पॉइंट से ज्यादा बिंदु आ गए, और साथ में वहां पर कोई भी पाप प्रभाव नहीं है, उस भाव पे 10th हाउस पे कोई पाप प्रभाव नहीं है, तो ये बहुत अच्छी कंडीशन है। ठीक है, क्या अच्छी कंडीशन है? अच्छी कंडीशन ये है कि अगर आपका 10th हाउस के ऊपर 36 पॉइंट्स आ गए, यानी कि बिंदु वाइज बहुत स्ट्रांग हो गया प्लेनेट। ठीक है, बिंदु वाइज बहुत स्ट्रांग हो गया प्लेनेट, सॉरी भाव। अब उस भाव, वो भाव स्ट्रांग भी हुआ, साथ में कोई पाप प्रभाव भी नहीं आ रहा,
इसका मतलब ये है कि ये भाव के पास तो एनर्जी हो गई अच्छे रिजल्ट्स देने की। तो इसलिए जब भी मैंने आपको बताया था ज्योतिष के जो सामान्य नियम है वो आपने भूलने नहीं है, ठीक है। अच्छा 11th हाउस पे आइए। 11th हाउस और का बड़ा मजबूत होना विद रिस्पेक्ट टू 10th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पॉइंट नंबर 4 है ना, इस पॉइंट नंबर 4 को घोट के पीना है, क्योंकि इस पॉइंट नंबर 4 को मैं आपको एक ऐसी जगह पे अप्लाई करवाऊंगा जहां पे आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। याद रखना है, ये पॉइंट कभी नहीं भूलना। कुंडली में 11वां भाव बली होना अच्छा है, किससे? 10th हाउस से। जब कोई भाव किसी 11th हाउस में अगर ज्यादा पॉइंट्स हैं और 10th हाउस में कम पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब ये है व्यक्ति काम कम करेगा, उसको रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। संघर्ष करने की जो कैपेबिलिटी है, मतलब संघर्ष कम ही करना पड़ता है उस आदमी। जब किसी व्यक्ति के चार्ट में 11th हाउस में ज्यादा पॉइंट्स हैं, 10th हाउस में कम पॉइंट्स हैं, वो संघर्ष कम करेगा, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं आप कि वो जितना काम करेगा ना, उससे ज्यादा कमाएगा, उससे ज्यादा उसको प्रॉफिट होगा, ऐसा भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। क्यों? 11th हाउस इज हाउस ऑफ प्रॉफिट, 10th हाउस इज हाउस ऑफ कर्मा, और 10th हाउस में पॉइंट कम है, 11th हाउस में पॉइंट ज्यादा है। इसका मतलब मैं जितना काम कर रहा हूं उससे ज्यादा मुझे प्रॉफिट होता है। क्लियर? 10th हाउस पे आ जाइए। 10th हाउस अगर बली हो गया, यानी कि इस 4th पॉइंट का उल्टा कर दिया मैंने। पहले मैंने क्या किया था? पहले मैं 4th पॉइंट में 11वें भाव को मैं बड़ा कर रहा था, अब मैंने 10th भाव को बड़ा कर दिया। अब मुझे काम ज्यादा करना पड़ेगा और उसका रिजल्ट मुझे कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि 10th हाउस में मान लीजिए 34 पॉइंट हो गए, ये पॉइंट 34 पॉइंट्स मैंने 10th हाउस में कर दिए और 28 पॉइंट्स मैंने 11th हाउस में कर दिए। अब मैं काम तो ज्यादा कर रहा हूं, लेकिन फल मुझे कम मिल रहा है, रिजल्ट मुझे कम मिल रहा है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को कि 10th हाउस के अंदर ज्यादा पॉइंट्स होने से 11th हाउस के रिस्पेक्ट में आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। तो आप लोग साथ साथ इसको अपने चार्ट पे टैली करते चलिएगा। आप में से जितने लोगों के पास 10th हाउस में विद रिस्पेक्ट टू 11th हाउस कम नंबर है, मतलब 10th हाउस में आपके कम नंबर का है और 11th हाउस में ज्यादा नंबर है, तो आपने जितना काम किया उससे बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। यहां पर कंडीशन अप्लाइड है। आप कुछ ये भी बोल सकते हैं सर मेरे केस में ऐसा नहीं हो रहा, मैं काम कम कर रहा हूं फिर भी मैं ज्यादा कमा रहा हूं। ऐसा कोई हो सकता है कोई ऐसा बोले कि सर मेरे तो 10th हाउस के अंदर जो है ना 30 पॉइंट है और 11th हाउस में 35 पॉइंट्स है, ठीक है, और तो लेकिन मैं कमा कम रहा हूं, ऐसा भी कोई बोल सकता है, ठीक है। एडवर्स कंडीशन भी आ सकती है। वो कैसे होगा क्या होगा मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 पे आ जाइए। 10th हाउस जो है अगर वहां पर 36 से ज्यादा बिंदु है, ये कंडीशन ऐसी चलेगी, याद रखिएगा। 36 पॉइंट जो होते हैं ना किसी भाव को मिल जाए वो बहुत अच्छा भाव हो जाता है, ठीक है। तो अगर किसी भाव में मतलब अगर किसी 10th हाउस में किसी भी व्यक्ति के 36 से ज्यादा बिंदु हो गए, कोई पाप प्रभाव नहीं है, तो वो व्यक्ति सुखी जीवन जिएगा। कैसे क्या करेगा? सुखी जीवन जिएगा। अब देखो मैंने 11th हाउस की बात नहीं करी, मैंने सिर्फ 10th हाउस की बात की है कि किसी व्यक्ति के कर्म बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, कोई वहां पे पाप प्रभाव नहीं है। जब वो अच्छा काम करेगा तो अपने जीवन को सुखी बना ही लेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। यहां पर देखिए बहुत स्पेशल एक पॉइंट दिया गया आप लोगों के लिए कि 10th हाउस, ठीक है, और 11th हाउस, आपको ये दोनों चीजें लग्न से, ये दोनों चीजें आपने लग्न से, सूर्य लग्न से, पद लग्न से और कारकांश लग्न से भी देखना चाहिए। आपको आप लोगों को कारकांश लग्न के बारे में पता है क्या कि कारकांश लग्न क्या होता है? नहीं। हाउ मेनी ऑफ यू नो नो अबाउट कारकांश लग्न? नो सर, पर लग नहीं पता। चलिए मैं इसको कारकांश लग्न के बारे में आपको बताता हूँ। कारकांश लग्न बहुत इंपॉर्टेंट राशि है हमारी कुंडली में। वो कैसे है वो मैं आपको भी समझाता हूं। आप लोगों ने, कितने लोगों ने जैमिनी ज्योतिष का नाम सुना है? आप चाहे जाने चाहे ना जाने, एटलीस्ट आपने नाम सुना है जैमिनी ज्योतिष का। सर सुना हुआ है। हाँ सुना सर सुना है। सुना है, ठीक है, सुना है सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात।
जैमिनी ज्योतिष जो है, या जो ऋषि जैमिनी थे, वो शिष्य थे पराशर ऋषि के। ठीक है, पराशर ऋषि ने तो जैमिनी ऋषि को ज्योतिष सिखाई, उनको वर्सेस दिए, उन्होंने सीखा, लेकिन जैमिनी ऋषि जी ने इस ज्योतिष के पार्ट पे बहुत मेहनत की। उन्होंने कारक्स के ऊपर रिजल्ट काम किया और काफी अच्छे रिजल्ट दिए, काफी अच्छे उन्होंने सूत्र दिया। ठीक है, तो कारकांश क्या होता है ये समझ लीजिए, पद लग्न क्या होता है ये भी समझ लीजिए। जब कुंडली में 12th हाउस होता है ना, मैंने आपको आरूढ़ सिखाया था, याद होगा आप लोगों को, यस सर, आरूढ़ सिखाया था मैंने आप लोगों को। कोई भी भावेश अपने भाव से जितने भाव आगे जाता है, भावेश की स्थिति से उतने भाव आगे पर उसका पद होता है या उसका आरूढ़ होता है। ठीक है, तो पद लग्न क्या होता है, 12th हाउस, जो कुंडली में हमारा 12th हाउस होता है ना बेसिकली, तो 12th हाउस का जो लॉर्ड है, एंड 12th लॉर्ड जो है, वो अपने 12th हाउस से जितने भाव आगे जाएगा, उतने भाव से आगे जाकर के मुझे 12th का जो पॉइंट मिलेगा, जो आरूढ़ कंडीशन मिलेगी, उसे मैं पद लग्न बोलता हूं। यानी कि 12th हाउस के आरूढ़ को हम पद लग्न बोलते हैं। इतना शॉर्ट में समझ लीजिए। ठीक है, कारकांश क्या होता है, जो राशि के अंदर हमारा D1 का लग्नेश बैठा होता है D9 में, याद रखिए, इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। D1 एक चार्ट होता है, हम लोग जानते हैं, और एक चार्ट होता है D9, ये भी हम लोग जानते हैं, जिसे नवांश कुंडली बोलते हैं। D1 का जो लग्न लॉर्ड है ना, D1 का लग्न लॉर्ड D9 में जिस राशि में बैठता है, उस राशि को हम कारकांश बोलते हैं। ठीक है, D1 का लग्न लॉर्ड D9 में जिस राशि में बैठेगा, उस राशि को हम कारकांश बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है। ठीक है, मेष लग्न की कुंडली है, और जो मंगल है वो D9 में वृषभ राशि में बैठा है, वृषभ राशि में। ठीक है, वृषभ राशि में बैठा है, तो वृषभ राशि क्या हो गई, कारकांश हो गई। यानी कि D1 चार्ट में सेकंड हाउस में क्या आएगा, कारकांश आ जाएगा, कारकांश। ये बात किस तरह को समझ में आई या किस तरह को समझ में नहीं आई, बता दीजिए। आप एक काम कीजिए, सभी लोग दो छोटे छोटे चार्ट बनाइए जल्दी से। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये फ्यूचर में भी आपको काम आएगा। ठीक है, आप सभी लोग दो चार्ट बनाइए जल्दी से। जो लग्न चार्ट है उसको आप बना दीजिए, मेष लग्न का लग्न चार्ट को बना दीजिए, मेष लग्न का। ठीक है, मेष लग्न का चार्ट है, तो लग्न लॉर्ड क्या हो गया, मंगल हो गया, मार्स हो गया। ठीक है, अगर आप मेष लग्न का चार्ट बना रहे हैं तो लग्न लॉर्ड मंगल हो गया। ठीक है, और जो दूसरा चार्ट बनाया था, जो D9 आपने बनाया था, उसके अंदर आप लग्न के अंदर 9 नंबर की राशि लिख दीजिए, 9 नंबर की राशि। तो ये 9, 10, 11, 12, 1, 2 इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, एक D1 बनाया आपने मेष लग्न का, D9 बनाया आपने धनु लग्न का, 9 नंबर का। ठीक है, यस सर। चलिए, अब D9 में मंगल आप रख लीजिए 8th हाउस में, 8th हाउस में मंगल लिख लीजिए। तो D9 में मंगल कौन सी राशि में आ गया, कर्क राशि में। कर्क राशि में। ये जो कर्क राशि है ना, इस कर्क राशि को हम बोलेंगे कारकांश। ठीक है, अब ये 4 नंबर की राशि D1 में चौथे भाव में जाएगी, यानी कि चौथा भाव हो गया हमारा कारकांश। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। सेकंड पॉइंट वापस बताइए। मैं दोबारा से बताता हूं। D1 में हमने दो चार्ट, हमने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली है बेसिकली। हमने D1 चार्ट के अंदर एक नंबर का लग्न बनाया, यानी कि मेष लग्न बनाया। एक और हमने उसका D9 रखा, हमने जहां पे मैंने 9 नंबर का लग्न बनवाया। ठीक है, अब D1 का जो लग्नेश है वो मंगल है, वो D9 में मैंने उसको बोला कि आपने उसको कर्क राशि में बिठा दो।
तो D1 का लग्नेश D9 में जिस राशि में बैठता है उसे कारकांश बोला जाता है। इजी? यस यस सर। सर। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? नहीं सर। चलिए, ये सर पता है। इसी में आरूढ़ बता दो एक बार एग्जांपल इसी में ही। अरे सर, आरूढ़ बताएंगे बताएंगे, जैसे ही मौका मिलेगा, इसमें भी मौका मिलेगा आरूढ़ का, तब बताऊंगा। अभी थोड़ा एक फ्लो बना हुआ है, वो फ्लो पे चलते हैं, ठीक है? ठीक है सर। तो ये याद रखिएगा, जितना आपका लग्न इंपॉर्टेंट है ना, जितना हमारा लग्न इंपॉर्टेंट होता है, उतना ही कारकांश इंपॉर्टेंट होता है। बहुत खास चीज है कारकांश, और जैमिनी ज्योतिष में तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। कई लोग तो कारकांश से भी प्रिडिक्शन दे देते हैं, बहुत मिरेकुलस प्रिडिक्शंस। ठीक है, चलिए हम वापस आते हैं रेफरेंस पॉइंट पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो 10th हाउस और 11th हाउस कहा गया, क्यों कहा गया मुझे पता है भाई। मैं पूरे अपने जीवन में जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ, वो 10th हाउस है, और जो मुझे उस कर्मों का फल मिल रहा है या जो मुझे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, वो 11th हाउस है। तो इसको हमने लग्न से देखा, सूर्य से देखा, पद लग्न से देखा और कारकांश से देखा। अगर लग्न से देखने पर मेरा 11th हाउस मजबूत आया, सूर्य से 10th हाउस और 11th हाउस देखने पे भी मेरा 11th हाउस मजबूत आया, पद लग्न से देखने पर भी आया और कारकांश से भी देखने आएगा, यानी जीवन में व्यक्ति उन्नति करेगा ही करेगा। ठीक है, कहां से लेना है? लग्न से 10वां भाव 11वां भाव, सूर्य से गिनने पर, कुंडली में जहां भी सूर्य बैठा है वहां से गिनने पर 10वां भाव 11वां भाव, पद लग्न से गिनने पर 10वां भाव 11वां भाव, कारकांश से गिनने पर 10वां भाव और 12वां भाव। ठीक है, अगर ये कंडीशन हर चारों लग्नों में बैठ गई, तो इसका मतलब व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति करेगा ही करेगा, तो अच्छी उन्नति करेगा। अब इस पॉइंट को ना, ये जो स्पेशल रेफरेंस पॉइंट है, इस पॉइंट को जरा लगा के देखते हैं। किसकी कुंडली में? प्रीतम जी की कुंडली। तो अब मैं आप सभी लोग एक काम कीजिए, पहले प्रीतम जी की कुंडली बना लीजिए, तभी तो आप काम कर पाओगे। ठीक है, प्रीतम जी की कुंडली बना, ये आपके सामने कुंडली है। सभी लोग एग्जाम्पल लिख करके, एग्जाम्पल 1 लिख करके इनकी कुंडली बनाइए। एग्जाम्पल 1, ठीक है, कुंडली बनाइए। 6 नंबर की कुंडली है। लग्न लॉर्ड क्या हुआ? बुध हुआ। बुध को जरा नवांश चार्ट में देखिए कहां पर है। बुध नवांश चार्ट में जो, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनका जो लग्न है वो वर्गोत्तम हो गया। क्यों? D1 चार्ट एंड D9 चार्ट, बोथ चार्ट्स शो सेम लग्ना। जो D1 चार्ट है वहां पर भी 6 नंबर की राशि उदय हुई है, और जो नवांश चार्ट है वहां पर भी 6 नंबर की राशि उदय हुई। तो ये, इससे क्या हुआ, इससे हमें पता लगा कि इस व्यक्ति का चार्ट है थोड़ा स्ट्रेंथफुल हो गया है। ठीक है, अच्छा। अब जो लग्न लॉर्ड है वो कहां बैठ गया? वो 7 नंबर की राशि में जाके बैठ गया, यानी कि कारकांश राशि क्या हो गई? तुला राशि हो गई। ठीक है, ये हो गया मेरा कारकांश, इस पे लिख देते हैं कारकांश। ठीक है, कारकांश याद रखिएगा सभी लोग, 7 नंबर पे कारकांश है। ठीक है, अब जरा पद लगन की बात करते हैं। अभी पूछा भी था किसी ने कि सर पद लगन समझा दीजिए, पद लगन देख लीजिए कैसे होगा। अब जरा देखिए, ये जो मेरा लॉर्ड है, 12th लॉर्ड है, वो क्या है? सूर्य है। ठीक है, सूर्य की कंडीशन को देख लीजिए, क्या कहाँ गया? D9 में, खैर ये 1 पे चला गया, अच्छी कंडीशन है, कोई खराब कंडीशन नहीं है। ठीक है, सूर्य को देखिए कहाँ गया, कहाँ पे लोकेट किया? अपने से 9वें पे गया, तो यहां से 9वां हो गया। यहां पर मैं इसको लिख देता हूँ पद लगन, 12th का लगन, 12th का पद बोलते हैं इसको। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। हमने किसको लोकेट करना है? सूर्य को लोकेट करना है और लगन को लोकेट करना है, यानी कि हमारे पास 4 भाव आ गए। लग्न भाव, सेकंड भाव, पंचम भाव और हमारा 9th भाव, 9th हाउस। तो याद रखिएगा, इसके रिस्पेक्ट में भी हम जाएंगे, और जो हमारा अष्टक वर्ग था, सर्वाष्टक वर्ग था, उसको हम एनालिसिस में लेकर के जाएंगे। ठीक है, चलिए वापस हम आ जाते हैं इनके अष्टक वर्ग पे। हियर वी गो। ठीक है, चलिए लग्न से एनालिसिस करना शुरू करते हैं। लग्न से
जब हम लग्न से देखेंगे तो लग्न से 10th हाउस देखना है मेरे को और लग्न से 11th हाउस देखना है। लग्न से 10th हाउस में कितने पॉइंट है जी? 27 पॉइंट है। 27 लग्न से 11th हाउस में भी 27 ही, तो बराबर है। जितना काम कर रहे हैं उतना कमा रहे हैं। ओके, चलिए अब जरा हम देखते हैं, हम जाते हैं कारकांश से। कारकांश कहां पे था जी? सेकंड हाउस में था। सेकंड हाउस से 10th भाव और सेकंड हाउस से 11th भाव। सेकंड हाउस से 10th भाव कहां पर जाएगा? 7, 8, 9, 10, 27 पॉइंट। यानी कि कारकांश लग्न से कितने पॉइंट हो गए? दशम भाव में 27 और 11th में कितने हो गए? 30 हो गए। यहां पर कंडीशन कुछ बेहतर हुई है। ठीक है, अब जरा पद लगन पे आए थे, नहीं 5th हाउस पे आ जाते हैं, क्योंकि 5th हाउस में इनका पद लगन था। 5th हाउस से देखते हैं। 5th हाउस से 10th हाउस देखेंगे और 5th हाउस से 11th हाउस देखेंगे। 5th हाउस से गिनना शुरू कीजिए जी। 9 और ये सेकंड 10, हाउस। कितने पॉइंट है जी? 23 पॉइंट है। ठीक है, और 11वें भाव में 30 पॉइंट है। देखिए यहाँ पे 23 थे, यहाँ पर 30 हो गए। ठीक है, चलिए सूर्य से देखते हैं। सूर्य से 10वां भाव सन से। सन कहां पे था जी इनकी कुंडली में? सूर्य इनकी कुंडली में था 9वें भाव में। तो 9वें भाव से 10 भाव आगे और 9वें भाव से 11 भाव आगे। चेक करेंगे क्या कंडीशन बन रही है। 7, 8, 9, 10, 34 34 पॉइंट 34 29। 34 और 29। 29। अब जरा देखें ना, एनालिसिस करें भाई। लग्न की कंडीशन देख के पता लग रहा है कि ओके ओके कंडीशन है। जितना कमा रहे हैं, जितना काम कर रहे हैं उतना कमा रहे हैं। कारकांश लग्न बोल रहा है भी काम थोड़ा सा कम भी कर रहे हैं तो कमा ज्यादा रहे हैं। अच्छा, जो 5th हाउस से हमने, यानी कि हमने पद लगन से देखा, वहां पर भी अच्छी कंडीशन आई। 23 पॉइंट, 30 पॉइंट। सूर्य से जब देखा जाए ना, तो ये क्या हो गया? सूर्य से देखने में पता लगा भाई 34 पॉइंट्स और 28 पॉइंट्स। सूर्य से एक बात और बताता हूँ। सूर्य से दशम भाव 11th भाव पता क्या बताता है? कि इनके सरकार से जुड़े हुए कुछ काम करेंगे ना, ये सरकार से जुड़े हुए, तो उसमें मेहनत ज्यादा लगेगी और प्रॉफिट कम होगा। ठीक है, ये भी बताता है। अगर ये फैमिली बिजनेस में लग गए ना, फैमिली बिजनेस में, ये सूर्य क्या है? फैमिली। ठीक है, या मेरे फादर, अगर ये फादर से जुड़ा हुआ कुछ काम करे, फैमिली बिजनेस में लग जाए, तो काम ज्यादा करेंगे और फायदा कम होगा। ठीक है, ओवरऑल अगर हम चारों कंडीशंस को देखें तो 50-50% की कंडीशन बन गई। 50%, 50%। यानी कि अगर इसकी एवरेज देखें ना पूरे की, तो ये काम, मान लो 10 रुपए का काम करेंगे तो 11 रुपए ही कमा पाएंगे। यानी कि प्रॉफिट कम होगा। प्रॉफिट का जो रेशो है वो कम होगा। प्रॉफिट कमाएंगे लेकिन जितना सोचा है ना उतना नहीं कमाएंगे। प्रीतम जी, प्रीतम जी। हाँ सर, हाँ सर, हाँ, एकदम सही। सही है। ठीक है, हाँ कभी आपने कभी फैमिली बिजनेस करने की सोची है? सर, मेरा पापा प्राइवेट ट्यूटर था, बिजनेस बिजनेस नहीं था उसका। अच्छा, कोई काम नहीं था। अपने फादर्स के काम को अभी करते भी नहीं हो आप? ना ना, कभी नहीं। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप अगर फैमिली आप करते, बिजनेस आप फैमिली बिजनेस किससे ले रहे हो? फ्रॉम सन? हाँ सन से ले रहा हूँ सर, सन से ले रहा हूँ। तो सन में तो मतलब 10वें 29 में, पॉइंट्स है। हाँ 10वें में 34 है और 11वें में 29। ठीक है। ठीक है, मतलब मैंने ये बोला कि सरकार से जुड़े हुए अगर ये काम करेंगे ना, तो इनको थोड़ा सा फायदा कम होगा। तो जो ये इनका पद लगना है, हाँ जी। वो बेटर है। आई थिंक वो इतने हाँ, नहीं, इनका वो भी। इनका लग्न ठीक है, पद लग्न वाला ठीक है, और सूर्य वाली कंडीशन है वो इतनी फेवरेबल नहीं है। ठीक है। और सर ये जी 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 जो पद मतलब लगना है सर, ये 12th हाउस 12th लॉर्ड से देखा, कैसे निकाला है यस सर यस, आपने? यस सर, यस। तो 12th इनका लॉर्ड, 12th हाँ, लॉर्ड अपने घर से जितना दूर गया उससे उतना ही भाव आगे ले लेंगे पद लगना। तो सर सन 9th हाउस में है, तो सन 1 2 3 4 भाव आगे गया है ना सर? अरे नहीं नहीं सर, सूर्य यहाँ पर था ना इनकी कुंडली में, 9th हाउस में था ये सर। 9th हाउस में था ना। तो उल्टा हाँ, क्यों चल रहे हो सर? सीधा चलो ना, जैसे हम चलते हैं। भाई 12th लॉर्ड अपने घर से 9, 8, 9, 10, यस 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 यस, 10 सर पॉइंट 4 आगे भाव गया। आगे गया। हाँ, तो यहाँ पर माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, बिल्कुल सही पॉइंट उन्होंने पकड़ा। ये यहाँ पर है। दिस इज द पद लगना। यहां से जरा चेक करते हैं। दशम भाव 7, 8, 9, 10, वेरी गुड। ये 10 पॉइंट और ये 30 पॉइंट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। फिर भी इनकी जो कंडीशन बनेगी ना,
कंडीशन इनकी यही बनेगी कि ये फैमिली बिजनेस करेंगे तब भी इनको, या पिता से जुड़ा हुआ कुछ काम करते तब भी जितना काम करते उतना ही कमाते, बहुत ज्यादा फेवर नहीं मिलेंगे। जितना आप काम करोगे, यानी कि आपकी कुंडली में एक बड़ी खास बात समझ में आ गई प्रीतम जी। नहीं, अगर आपने सन से निकाला है हाँ जी, सन से 10 सन भाव आगे। तो सन से 10th हाउस में 34 है और 11th हाउस में 29 है। नहीं सर, अगर यहाँ से हम चेक करेंगे ना, हमने सन को कंडीशन गलत पकड़ी, यहाँ पे 10 भाव आगे है वो, 7 8 9 10। तो मैं सन की पोजीशन से 10 भाव आगे जाऊंगा तो मेरे पास 6th हाउस आ जाएगा पद लगन के हिसाब से। अब यहां से मैं 10 भाव आगे जाऊंगा, 7 8 9 10 और 1 11, ये दोनों बराबर बराबर आ रहे हैं। सर एक मिनट, लगन से तो सन 9th हाउस में है ना? सर हम ना पद लगन की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट पद लगन। हाँ, पद वहां लगन पे की बात कर रहे हैं तो हाँ जी, वो 12th हाउस पे सन 10 जो भाव है आगे हो वो, गया, 10th भाव। तो फिर हम लोग जो है वो हमें भी सूर्य से 10 भाव आगे जाना है तो वो 6ठा भाव आएगा। मैंने यहाँ पे 5th नहीं, हाउस लिया था। 12th हाउस से तो सन 9th हाउस में आया ना सर, नहीं सॉरी 10th में आया, हाँ 10th हाँ, में आया, यही गलती मुझसे भी यहाँ पे हुई थी। तो 10th में यहाँ पर जो आया। हमारा ये सूर्य की कंडीशन है ना, सूर्य की कंडीशन से मैं 10 भाव आगे जाऊंगा तो मुझे 6ठा भाव मिलेगा। छठे भाव का इसका 10वां घर है और और 7वां घर इसका उसका उसका 11th हाउस है। तो सर अब आपको तो ये यहाँ से आपको गिनना तो आपको तो 10वें और 11वें के नंबर लेने हैं ना सर? हम 10वें 11वें के ही नंबर ले रहा हूँ सर। तो सन से जो है, सन से 10th हाउस में 34 नंबर है। नहीं नहीं सर, पद लग्न से ले रहा हूं मैं। सूर्य से आपने को ठीक बोला, सूर्य से मैंने पॉइंट्स पकड़े थे वो ठीक थे मेरे, हाँ हाँ सूर्य से मेरे पॉइंट्स थे वो ठीक थे। ये जो पद लग्न है ना, हाँ, इससे वो मैं है पॉइंट्स पकड़ रहा हूँ, इससे जब मैं पॉइंट्स पकड़ता हूँ पद लग्न से, तो 5th वो जो हाउस। मेरे, हाँ वो जो मेरे पॉइंट्स जाएंगे वो 30 और 30 जाएंगे। और सूर्य से जब मैं पॉइंट्स पकड़ूंगा तो वो मेरे 34 और कुछ कम जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है है, तो ठीक है, पद लग्न जो है वो 12th हाउस के हिसाब से दिखा रहा है ना, इसलिए। समझ गया समझ गया हाँ समझ वो गया, वो क्यों, 30 30 आ जाएंगे वहाँ, हाँ ठीक जी वो है। 30 पॉइंट आएंगे। इसका मतलब ये चीज क्लियर हो गई कि ये जितना मेहनत करेंगे ना उतना ये कमाएंगे। ठीक है, ये राइट। कर्म प्रधान व्यक्ति हो गए, मतलब जितनी मेहनत करते जाएंगे, जितनी कोशिश करते जाएंगे, उतने एफर्ट्स लगाएंगे उतना पैसा कमाएंगे। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई। अच्छा, यहाँ पर कुछ और हमारे पास सप्लीमेंट पॉइंट्स हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। ये जो है ना, ये जो मैंने रूल्स आपको अभी समझाया है, ये वाला रूल, ये रूल क्यों इंपॉर्टेंट है? ये रूल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे बात समझिएगा। कोई व्यक्ति कहता है कि जी मतलब अपनी लग्जरी वग्जरी की बात करता है, अपनी वाइफ की बात करता है, अपने मैरिड लाइफ की बात करता है। ठीक है, अब मैरिड लाइफ के लिए भाई मैं कौन सी, या अगर मैं पैसा अर्न करने जाऊंगा तो मुझे, जब भी मैं पैसे की बात करता हूँ, कौन सा प्लेनेट आपके दिमाग में आता है? शुक्र। शुक्र आता है, वीनस आता है। यानी कि अगर मैं ये देखना चाहूंगा ना कि भाई मैं लाइफ में लग्जरी कितनी कमा पाऊंगा, तो मैं शुक्र को कारक मान के उससे 10 भाव और 11 भाव देखूंगा। मैं अगर ये बोलूं कि मैं कार्य कितना अच्छा कर पाऊंगा या मेरी प्रोफेशन कितना अच्छा चलेगा, शनि को कारक मान के शनि से 10th भाव और 11 भाव देखूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब भी हम किसी भी कारक की बात करेंगे, तब हमें सीधा सीधा उस कारक के उस सेंटर पॉइंट मान के उससे 10वां और 11वां भाव देखना पड़ेगा। मान लीजिए, अब ये मैं पॉइंट क्यों बोल रहा हूं, अब भाई लगन की बात हुई थी। ठीक है, हमने लगन लिया, हमने लगन की कैपेसिटी मानी। लगन कौन है? मैं लगन हूं। मैं अपने बारे में जानना चाह रहा हूं कि भाई मैं कितना काम करूंगा, कितना कमाऊंगा। अगर मैं सेम एप्लीकेशन, सेम पॉइंट की एप्लीकेशन अपने प्रोफेशन को समझने के लिए क्या करना चाहता हूं कि जी मैं, मेरा प्रोफेशन राइज करेगा, मेरे प्रोफेशन में को फायदा होगा या नहीं होगा, शनि को कारक लीजिए। शनि को कारक मान के शनि से 10th भाव और शनि से 11वें भाव के पॉइंट्स देखिए। अगर शनि से 11वें भाव के पॉइंट्स 10वें भाव से ज्यादा है, मतलब मुझे प्रोफेशन में फायदा होगा। यहीं पर अगर मेरे को अपनी वेल्थ की कंडीशन देखनी है, मेरे को अपने पैसे की कंडीशन देखनी है, तो शुक्र को कारक मान के अगर मैं 10th भाव और 11th हाउस देखूंगा, और 11th हाउस में पॉइंट ज्यादा है, यानी कि मैं एक वेल्थी इंसान हो सकता। ये बात समझ में आया आप लोगों को? कि हमने जैसे लगन को लेकर के
पूरा एनालिसिस किया कि लग्न को सेंटर मान के लग्न से दशम, लग्न से 11 देखा। सिमिलरली शुक्र को सेंटर मान के शुक्र से दशम, शुक्र से 11, शनि को सेंटर मान के दशम 11। मेरे को लैंड खरीदनी है, जमीन खरीदनी है, जमीन खरीदने से मुझे फायदा होगा या नहीं होगा, मंगल को सेंटर पॉइंट मान के उससे दशम और 11। इज इट क्लियर? तो सर बिजनेस के लिए बुध को देखेंगे ना ऐसे? आप बिजनेस के लिए बुध को देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर मतलब ये पूरी लाइफ में सेम रहेगा यही? ये आपकी लाइफ के अंदर एनर्जी पॉइंट है, ये बहुत हद तक सेम रहेगा, लेकिन इसके अलावा सप्लीमेंट्री पॉइंट्स अभी बहुत सारे। ठीक है, अभी हम सर्वाष्टक वर्ग को देख करके एनालिसिस कर रहे हैं। सर्वाष्टक वर्ग के अंदर शनि की पोजीशन देखो, शुक्र की पोजीशन से दशम 11 देखो, कोई भी प्लैनेट से आप दशम 11 देखो। अब आप बोलो कि भाई मेरे पिताजी अच्छे रहेंगे नहीं रहेंगे, या मेरी फैमिली अच्छी रहेगी नहीं रहेगी, सूर्य को पकड़ लो, सूर्य से 10वीं 11 को देख लो, पता लग जाएगा आपको। इज इट क्लियर? अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम देख रहे थे लग्न से दशम 11 कि भाई लग्न की स्थिति कैसी है, इनको फायदा इनके अंदर लग्न से दशम 11 का मतलब क्या है, इस व्यक्ति के अंदर कैपेसिटी है या नहीं ज्यादा अर्न करने की, ज्यादा प्रॉफिट्स बनाने की, व्यक्ति की बात की जा रही है। ठीक है, अभी हम प्रोफेशन को देखते हैं। ठीक है, कि प्रोफेशन कैसा है इनका। वापस आ जाते हैं प्रीतम जी की कुंडली पर। प्रीतम जी, शनि कौन से भाव में है आपके? पंचम भाव में सर। तो आपके 5th हाउस के अंदर शनि है। ओके, यहां पर शनि है। इज इट ओके? सही बोल रहा हूं मैं? हाँ सर, मकर में। ठीक है, ठीक है। शनि से 10 भाव जरा आगे जाइए। 23 पॉइंट्स। शनि से 10 भाव आगे जाइए, कौन से भाव पे पहुंच जाएंगे? सेकंड। सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस पे पहुंच गए, बहुत बढ़िया। शनि से 11 भाव आगे जाइए, कहां पे पहुंच जाएंगे? थर्ड हाउस थर्ड 30। हाउस में। क्या शनि से जो 11th हाउस बना वो इनके 10th हाउस से स्ट्रांग है या नहीं? शनि यस के सर। रिस्पेक्ट में, शनि के यस। रिस्पेक्ट यस सर। है। है। इसका मतलब ये जो प्रोफेशन करेंगे ना, वो प्रोफेशन इनका सही चलेगा, प्रोफेशन में इशू नहीं आएंगे। ठीक है, प्रोफेशन में ज्यादा इशू नहीं आएंगे, और ये उस प्रोफेशन को अच्छे से धीरे धीरे ही सही ग्रो कर लेंगे। सर क्लियर? फास्ट ग्रो हुआ है सर, फास्ट ग्रो हुआ है। क्या बोल रहे हैं साहब? है ना सर, ग्रो प्रोफेशन में ग्रो फास्ट हुआ है ग्रो शिक्षा के फास्ट हुआ है, लिए। चलो ग्रो फास्ट कर लो, लेकिन फायदा हुआ है, हो रहा है ना प्रोफेशन से। हाँ सर, एकदम सर। अच्छा, आप प्रोफेशन बेसिकली क्या करते हो? मैं अभी उस पर भी जाऊंगा, मैंने कुंडली देखा नहीं पूरा। आप सर क्या कर प्रोफेशन, तो प्रोफेशन बोल के घर के सामने छोटा सा एक प्राइवेट फर्म में काम करता हूँ, और ओकल फील्ड में हूँ सर, रेकी लावा फेरा का टीचर हूँ मैं, और ये ओके, ज्योतिष का काम करता हूँ। ओके, अकल्ट फील्ड में हो आप? एकदम सर, अकल फील्ड में अकल्ट, हूँ और छोटा सा कंपनी में काम करता हूँ, अच्छा, प्राइवेट फर्म में। प्राइवेट प्राइवेट वर्क भी करते हो आप? दोनों दोनों काम करते हो? हाँ हाँ हाँ। चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। शनि के रिस्पेक्ट में बोला इसलिए मैंने स्लो बोला था, ठीक है कोई नहीं। आप अपने प्रोफेशन को ऐसे ही कंटिन्यू करो, आपको प्रॉफिट होंगे, प्रोफेशन आपका बढ़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा समय देना पड़ सकता है, वो दशाओं का भी हो सकती चीजें, अभी हम ट्रांजिट हाँ भी सर, करेंगे। तो मन लग रहा है, मेरा 32 ईयर्स है, उतना प्रोग्रेस नहीं हुआ है, मगर स्लो कंटिन्यू चल रहा है। चल रहा है, ठीक है, प्रोग्रेस गुड। कम हुआ है, रानी है। चलिए, ओके, गुड। वापस आते हैं। तो एक हमने क्या पॉइंट पकड़ा? एक पॉइंट पकड़ा शनि से, कि शनि से दशम भाव, शनि से 11वां भाव। ठीक है, अच्छा। अब हम वापस अपने पॉइंट्स पर आते हैं, लोकेट करते हैं। जब भी आप यहाँ पे खास पॉइंट दे दिया है, जब भी आप देखोगे छठे भाव में पॉइंट ज्यादा है। यहाँ पर अभी एक पॉइंट पूछा भी था किसी ने कि सर छठे भाव में, शायद हनुमान जी ने पूछा था कि सर 6th हाउस में ज्यादा पॉइंट्स हैं, वो क्या चीज है? 6th हाउस में ज्यादा पॉइंट्स हैं, तो देखिए रिजल्ट आ गया है कि उस व्यक्ति में जो कैपेसिटी है, ठीक है, पॉइंट चीजों को हराने की या डिफीट करने की, अपनी जो प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होती है, उसको क्लियर करने की उसमें क्षमता होगी। कब होगी? जब उसका छठे भाव में पॉइंट ज्यादा होंगे। क्लियर? यस सर। 12th हाउस सर बली ये है, जब 12th हाउस। लामा फेरा कर रहे हैं मतलब सेवा दे रहे मतलब अच्छा भी है, उसके लिए भी अच्छा है ना सर ये? हाँ जी,
तो इन्होंने कहा ये रेकी और लामा फेरा जैसे इसमें है और अच्छा कर रहे हैं, मतलब ये सेवा दे रहे हैं, लोगों की सेवा भी कर रहे हैं ना सर, मतलब 6 हाउस स्ट्रांग है इनका सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक। आगे देखते हैं, हमारा जो 12th हाउस है, अगर किसी व्यक्ति के 12th हाउस में ज्यादा पॉइंट्स आ गए, 11th हाउस में पॉइंट्स कम है, ठीक है, तो क्या होगा भाई, आपकी ना जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, इसका मतलब, क्योंकि जो 12th हाउस है वो हमारे खर्चे का भाव है। ऑब्वियस सी बात है भाई, सिंपल सी बात है, अगर मेरा 12th हाउस स्ट्रॉन्ग जा रहा है, अगर मेरा 12th हाउस स्ट्रॉन्ग जा रहा है और उसके मुकाबले मेरे पॉइंट्स 11th हाउस में कम आ रहे हैं, तो मुझे फिर दिक्कत होगी, क्योंकि 12th हाउस जब बढ़ा जाएगा ना भाई, सिंपल सी बात है, मेरा खर्चा बढ़ रहा है भाई, 12th हाउस जो है वो मेरे खर्चे को दिखा रहा है, मेरे एक्सपेंडिचर्स बढ़ गए हैं, मेरे सेविंग जो थी वो कम पड़ गई हैं मेरे खर्चों को पूरा करने के लिए। दिस इज अ डिजास्टर्स कंडीशन। ये जो मतलब 12th हाउस का स्ट्रांग होना विद रिस्पेक्ट टू 11th हाउस, सीधा सा मतलब है लोन लेगा आदमी, लोन की कंडीशन बन जाती है ये। ऑब्वियस सी बात है ना, जब आपकी कमाई कम है और आपके खर्चे ज्यादा है, तो भाई खर्चे तो आपने पूरे करने हैं ना अपने, तो खर्चे जब पूरे करने हैं तो आपको अपने लोन्स लेने पड़ जाएंगे। और देखो, ये जो 12th हाउस है, ये 12th हाउस के पास किसकी एनर्जी है? इस 12th हाउस के पास एनर्जी है 6th हाउस की, जो 6th हाउस से 7 पड़ता है ना, ये छठे भाव के सामने पड़ता है ना ये भाव। तो छठा भाव क्या होता है? लोन्स का भाव होता है। और अगर 12th हाउस आपका बली हो गया, आपका स्ट्रांग हो गया, तो आपको लोन दे देगा, इसके रिस्पेक्ट में, 11th हाउस के रिस्पेक्ट में। यही कंडीशन को उल्टा भी कर लो, अगर आपका 11th हाउस जो है वो बली ज्यादा है, यानी 11th हाउस में पॉइंट ज्यादा है और 12th हाउस में पॉइंट्स कम है, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, आप ठीक है, आप कमाओगे ज्यादा, खर्चे आपके कम होंगे, इसका मतलब आपको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बढ़िया से सोओगे, ठीक है, चैन की सांस लोगे। भाई लोन होता तो आदमी थोड़ा सा बेचैन हो जाता है ना, इसलिए। ठीक है, चलिए, ये पॉइंट सभी को समझ में आ गया। दूसरी यस बात, सर। अगर आपका 12th हाउस स्ट्रांग है, ठीक है, और आपका 11th हाउस जो है वो थोड़ा सा पॉइंट्स में कम है, तो ये आपकी मतलब फॉरेन लैंड से अर्निंग को भी दिखाता है कि आपके जो क्लाइंट्स हैं, आप जो सेवा दे रहे हो या आपको बिजनेस कर रहे हो, वहां पर 11 मतलब प्रॉफिट का इन्वॉल्वमेंट कहां से हो गया भाई? 12th हाउस से हो गया। 12th हाउस यानी कि फॉरेन लैंड, आप कम पैसा कमाओ कोई दिक्कत नहीं है, आप जो पैसा कमाओगे उसके अंदर फॉरेन इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, आपकी जो अर्निंग है वो फॉरेन लैंड से हो सकती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट। एक 4th हाउस है, 4th हाउस लॉर्ड है, वो वीक है, मान लो, ठीक है, कुंडली में कमजोर है, और आपका 12th हाउस जो है वो स्ट्रॉन्ग आ रहा है, ठीक है, 4th हाउस वीक आ रहा है, लिख लो, इस पॉइंट को लिख लो, ये कभी भी काम आएगा आपको फ्यूचर में। 4th हाउस जो है वो आपका हो गया वीक, कमजोर, 12th हाउस हो गया आपका स्ट्रॉन्ग। इसके साथ ये दोनों हाउसेस का बन गया रिलेशन, चाहे वो युति संबंध बने, कंजंक्शन बने, एस्पेक्ट बने, लॉर्ड्स के बीच में, यानी कि 4th लॉर्ड के बीच में और 12th लॉर्ड के बीच में, या किसी भी तरीके से 4th हाउस का संबंध 12th हाउस के साथ आ गया, इट इज अ क्लासिकल कंडीशन ऑफ फॉरेन सेटलमेंट। ये एक क्लासिकल कंडीशन है, नियम है, जिसको देखकर आप कह सकते हो कि फॉरेन सेटलमेंट हो सकती है। मैंने 2000 में अपने अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। 2018 में मेरे कलीग थे, तो उनका बेटा था, वो था 6 साल का, 6 इयर्स का। तो उनको पता लगा मैं ज्योतिष करता हूँ, तो उन्होंने मेरे को अपना चार्ट दे दिया कि सर चार्ट देख लो आप, जरा आप देख के बताओ मेरे बेटे का भविष्य कैसा होगा। तो मैंने उनसे चार्ट देख लेके थोड़ा एनालाइज किया, और मैंने आपसे उनसे पूछा कि मैडम आप ये बताओ, ये बच्चे से कितना प्यार है आपको? बहुत, मतलब मेरा बेटा है, प्यार तो होगा ही। मतलब जी प्यार है तो ये बच्चे को विदेश भेजने के लिए आप ना तैयारी कर लो, ये बच्चा विदेश जरूर जाएगा और हो सकता है बहुत जल्दी चला जाए। ये प्रिडिक्शन मैंने उनको 2018 में दी थी, 2018 में, ठीक है। 2018 के बाद फिर कोविड का टाइम आया, तो कोविड के टाइम के जैसे ही कोविड के लॉकडाउन खत्म हुए, उनके हस्बैंड का मुझे फोन आया, मैडम के हस्बैंड का फोन आया, उन्होंने मुझे बोला कि सर आपसे ना वाइफ ने बात की थी और आपने बोला था बेटे का विदेश जाने का टाइम आ गया, तो सर मैं 2018 से ही ना अपने पीआर के लिए ट्राई कर रहा हूँ, कनाडा के लिए। मैंने, सर अब मुझे तो आपका चार्ट तो नहीं पता,
मैंने तो बच्चे का चार्ट देखा था, बच्चे के चार्ट में विदेश जाने का योग था, बहुत स्ट्रॉन्ग योग था। तो मैंने मैडम को बोल दिया था कि आप बच्चे की पढ़ाई के लिए या बच्चे को विदेश भेजने के लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दो। और अगर आप और फिर मैंने उनके हस्बैंड का चार्ट देखा, उनके हस्बैंड के चार्ट में विदेश जाने के योग जो थे थोड़े वीक थे। मैडम के कुंडली में विदेश जाने के जो योग थे थोड़े वीक थे, लेकिन बच्चे के कुंडली में विदेश जाने के योग जो थे बहुत स्ट्रॉन्ग थे। मैंने बोला जी बच्चा आपका तभी विदेश जा पाएगा तब जब आप जा पाओगे। तो ये समझ लो आप विदेश नहीं जा रहे हो, बच्चा आपको विदेश ले जा रहा है। तो ये मेरी खुद की प्रिडिक्शन थी और मेरे अर्ली फेजेस में थी। उस समय मैं एस्ट्रोलॉजी में कुछ अर्ली फेजेस में था, इतना ज्यादा काम नहीं करता था, लेकिन हाँ सीख रहा था, कर रहा था। तो तब मैंने प्रिडिक्शन दी थी, बहुत अमेजिंग प्रिडिक्शन आई थी। मैं अभी भी ये सोचता हूँ कि अब तो खैर थोड़ा सा कमर्शलाइज हो गया चीजों को, थोड़ी सी एनर्जी एक्सचेंज भी थोड़ा ज्यादा लेने लगे हैं, लेकिन हाँ जब मैं बिल्कुल ही रॉ था और मैं बहुत कम मैं श्रद्धानुसार एनर्जी एक्सचेंज लेता था, उस समय मन में शायद कोई ऐसे भाव नहीं होते थे और अमेजिंग रिजल्ट्स आते थे। थोड़ा सा इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, कई बार हम मेटेरियलिस्टिक हो जाते हैं और उसका असर हमारी प्रेडिक्शंस पे भी आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी इस चीज को से सहमत होंगे, कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी इसको फेस किया होगा। हालांकि हम में से कई साथी जो है प्रोफेशनल वे में भी करते हैं, इस चीज को लगाते हैं। समय समय के साथ चीजें बदलती हैं। ठीक है, चलिए सर्वाष्टक वर्ग में आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब क्या है यहाँ पर ना, ये एक बहुत क्लासिकल टेक्स्ट है मेहता साहब का। तो वो कहते हैं, मेहता साहब कहते हैं कि भाई ये ना जो केंद्र भाव होते हैं, त्रिकोण भाव होते हैं, ये मिलकर के जो स्वरूप बनाते हैं वो हमारा इंटरनल स्वरूप होता है, हमारा आंतरिक आंतरिक भाव होता है, इंटरनल। ठीक है, केंद्र भाव और त्रिकोण भाव हमारा आंतरिक स्वरूप होता है। ऑन द अदर हैंड जो हमारा इसके अलावा यानी कि सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, 6, 8, 11, 12, ये जो भाव होते हैं ना, ये एक्सटर्नल स्वरूप है, यानी कि बाह्य भाव। बाह्य भाव, ठीक है। ये इंटरनल है, केंद्र और त्रिकोण मिला के इंटरनल बनाते हैं। और जो सेकंड, थर्ड, 6, 8, 11, 12 जो है ये बाह्य, बाहर का आंतरिक से बाहर यानी कि बाहरी स्वरूप को दिखाते हैं। ठीक है, और ये कहते हैं कि भाई जो धन अर्जित करने की क्षमता है ना, वो जैसे बाहरी रूप से नहीं आ सकती। धन अर्जित करने की क्षमता व्यक्ति को अंदर से आएगी, इंटरनल रहेगा वो। ठीक है, यानी कि कहने का अर्थ क्या हुआ, कहने का अर्थ ये हुआ कि जब भी हम कुंडली में केंद्र भाव और त्रिकोण भाव के बिंदुओं का सम कर लें, टोटल कर लें, किसका, केंद्र का और त्रिकोण के भाव का सम कर लें, बिंदु को सम कर लें, जो वैल्यू आएगी उसको मैंने बोल दिया आईएस वैल्यू, आईएस वैल्यू इंटरनल सिस्टम वैल्यू। ठीक है, और बाकी के बचे हुए भाव की जो वैल्यू है ना, वो उसको मैंने बोल दिया ईएस। और कंडीशन क्या बन गई, अगर इंटरनल वैल्यूज ज्यादा हैं एक्सटर्नल वैल्यूज से तो व्यक्ति धन प्राप्त करने की क्षमता रखता है। ऑन द अदर हैंड अगर व्यक्ति का एक्सटर्नल जो हिस्सा है, ईएस जो है, अगर वो स्ट्रांग हो गया तो व्यक्ति लोभी हो सकता है, धूर्त हो सकता है, कपटी हो सकता है, चिंता करने वाला चिंताग्रस्त रह सकता है। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया? यस सर। बहुत इजी पॉइंट है, आसान है। क्या करना है, करना ये है कि हमें व्यक्ति के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों भाग देखने हैं और ये चेक करना है कि व्यक्ति के पास धन अर्जित करने की क्षमता है या नहीं है। अभी हम वापस जाते हैं, आप लोगों ने चार्ट बना लिया था, आप लोगों ने चार्ट बनाया है इनका, यस सर, यस सर, बिल्ली बना का लिया था चार्ट ना? बना है। ठीक है, हाँ बहुत अच्छा। मैंने नहीं बनाया था, मैं वापस जाता हूँ। ठीक है, चलिए अभी हम जोड़ते हैं। इंटरनल भाग में क्या क्या पॉइंट्स आएंगे भाई, चलिए बताइए। 25 पॉइंट आएंगे, 25 में 30 ऐड करूंगा, फिर 24 ऐड करूंगा, फिर 29 ऐड करूंगा, देन फिर से 29 ऐड करूंगा, फिर 27 ऐड करूंगा। क्या वैल्यू आ गई, 164 पॉइंट्स आ गए।
आ गए? अरे भाई आप लोगों ने ऐड किए, मैं नहीं करके बता दिए बस। यस सर, आ गए। आ गए? 25, 30, 24, 29, 29, 27 गिव्स यू 164। लिख लो इसको। आईएएस में कितने पॉइंट आ गए? इस व्यक्ति के इंटरनल स्वरूप में पॉइंट आ गए 164। टोटल कितने पॉइंट होते हैं? 337 पॉइंट होते हैं। इनके एक्सटर्नल स्वरूप में कितने पॉइंट आ गए? एक्सटर्नल स्वरूप में पॉइंट आ गए 173। मैंने 337 में से 164 माइनस कर दिया तो 173 आ गए। आप इसको चेक भी कर सकते हो। कौन कौन से भाव रह गए थे हमारे? 23 प्लस 30 प्लस 34 प्लस 29 प्लस 27 प्लस 30, 173। ठीक है, यही भाव थे। 2, 3, यस सर। 6, 8, 11 और 12। ठीक है, यस सर, यस सर। इससे क्या पता लगा? इससे पता लगा कि भाई इनके अंदर लोभ की भावना ज्यादा हो सकती है। धूर्त ये मतलब क्या उसका शब्द है, इस जो हमारा क्लासिक्स है उसका शब्द है धूर्त। इसको हम अगर आज के कंटेक्स्ट में स्टेब्लिश करें तो चालाक व्यक्ति, ऐसा प्रोफेशनल। व्यक्ति जो चालाक हो सकता है। ठीक है, जो ज्यादा चिंता करने वाला होता है, छोटी छोटी बातों बातों को लेकर चिंता कर लेगा, टेंशन में आ जाएगा। टेंशन से ग्रसित व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, ऐसे संरचना इस व्यक्ति की हो सकती है। ठीक है, हम इस चीज को लेकर के वेरिफिकेशन नहीं मांगेंगे। ठीक है, हम सिर्फ ये सोच के चलेंगे कि ये टूल है और इस टूल के माध्यम से हम ये पता कर रहे हैं कि व्यक्ति का स्वरूप कैसा है। वो टेंशन लेने वाला व्यक्ति है, चिल पर्सन है। आप लोग कई बार देखते हो, कई लोग ना टेंशन नहीं लेते बिल्कुल भी। कोई बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी आ जाए ना उनके सामने तो वो बड़े काम एंड कंपोज रहते हैं। और अगर ऐसे किसी व्यक्ति का चार्ट आपके पास हो ना तो लगा के देखना, वेरीफाई करके देखना कि उसका आईए स्ट्रांग है कि ईए स्ट्रांग है। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा चिंता नहीं करता, आप पाएंगे उसका आईए स्ट्रांग निकलेगा। इंटरनल स्वरूप जो आंतरिक स्वरूप है वो आपको स्ट्रांग मिलेगा। ठीक है, चलिए यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लीजिए। धन योग जिसे बोलते हैं, धन योग, कुंडली के धन योग। कुंडली में जब भी फर्स्ट हाउस, 10th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस, मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, इसको नोट कर लीजिए अलग से। ठीक है, कुंडली में कभी भी आपको मिल रहा है ना, किसी व्यक्ति का लग्न हो गया, लग्न का हिस्सा हो गया, 9th हाउस हो गया, 10th हाउस हो गया और 11th हाउस हो गया, ये जर्नली अगर इसमें मोर देन 30 पॉइंट्स है ना, मोर देन 30 पॉइंट्स हैं, तो वो व्यक्ति के पास धन कमाने की क्षमता है, वो पैसा कमा सकता है बहुत अच्छा। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के लग्न में 9th हाउस में, 10th हाउस में, 11th हाउस में पॉइंट्स अच्छे हैं, 30 से एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, तो व्यक्ति के अंदर धन कमाने की जो होता है नैसर्गिक क्षमता, नेचुरल क्षमता है उस व्यक्ति के अंदर। ठीक है, चलिए यहां पर एक पॉइंट आता है संपन्नता का, यानी संपन्नता मतलब व्यक्ति, मतलब एक तरीके से संपन्न है, जैसे बोलते हैं हर चीज की सुविधा है, सुख सुविधाएं हैं, उसे हम संपन्नता की कैटेगरी में डालते हैं। सर चारों में 30 से ज्यादा पॉइंट्स तो हो ही यस, चारों में पॉइंट्स अगर ज्यादा है ना, चारों में 30 से ज्यादा पॉइंट्स, व्यक्ति अच्छा, कुंडली व्यक्ति ठीक है, है, पैसा है उसके ठीक। पास। क्लियर? चलिए, संपन्नता का एक पॉइंट और आता है। संपन्नता का पॉइंट ये है कि अगर किसी व्यक्ति के लग्न में, किसी व्यक्ति के लग्न में अगर पॉइंट आ रहे हैं, उनको लग्न के अंदर, अब लिख लीजिए, इस चीज को भी लिख लीजिए, किसी व्यक्ति का लग्न है, उस व्यक्ति का 2nd हाउस है, उस व्यक्ति का 4th हाउस है, 9th हाउस है, 10th हाउस है और 11th हाउस है, इनके अंदर मिलाकर के 164 पॉइंट से ऊपर है, तो भी व्यक्ति जो है वो धन संपन्न रह सकता है, उसके पास पैसा कमाने की क्षमता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। लग्न के अंदर 2nd हाउस, क्यों 2nd हाउस क्या है? 2nd हाउस इनकम का हाउस है ना। 4th हाउस क्या है? 4th हाउस मेरे सुख का स्थान है। 9th हाउस क्या है? एक त्रिकोण भाव है। ठीक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है ना, उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी एफिनिटी है, इसे भाग्य भाव भी बोलते हैं। 10वां भाव क्या है? 10वां भाव में कर्म है। 11 क्या है? मेरा मेरा जो कमाई है या मेरी जो प्रॉफिट्स हैं। अगर इन सब के अंदर मिलकर के ज्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, अच्छे पॉइंट्स आ रहे हैं, मोर देन 164 पॉइंट्स आ रहे हैं, वो व्यक्ति पैसा कमा लेगा।
उसके अंदर वो नैसर्गिक क्षमता है पैसा कमाने की। 1 2 4 9 10 11 बहुत आसान है याद रखने का। पहला लगन है, दूसरा मेरी इनकम है, चौथा मेरे सुख है, नौवां मेरा भाग्य है, 10वां मेरा काम करने की क्षमता है और 11वां मेरा प्रॉफिट है। इन सब के अंदर अच्छे पॉइंट्स हैं मोर, और इन सब का टोटल मोर देन 164 है, तो आप पैसा कमाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा टेक्स्ट, हमारे जो क्लासिकल टेक्स्ट है उस पे वापस आते हैं, और उस पे वापस आकर क्या सीख रहे हैं वो देखिए। हम सीख रहे हैं कि हमने अपने जितने पार्ट्स हैं ना, यानी कि डायरेक्शनल साइन भी आप जानते हो कि ठीक है, कुछ कुछ डायरेक्शंस होती हैं, 4 डायरेक्शन लोकेट होती है 12 राशियों से, 3-3 का सेट बनता है। या इसको हम बोलते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो त्रिकोण होते हैं, है ना। तो वो जो 4 त्रिकोण आते हैं उन्हीं के हिसाब से कुछ पार्ट्स बनाए गए हैं, जिसे हम बंधु, सेवक, पोषक और घातक कहते हैं। ठीक है, बंधु कौन है आपका? धर्म त्रिकोण वाले जो पॉइंट होते हैं ना, धर्म त्रिकोण वाले, धर्म त्रिकोण कौन कौन से होते हैं भाई? धर्म त्रिकोण होते हैं, आपको मिलेंगे धर्म त्रिकोण में लग्न मिलेगा, 5वां भाव मिलेगा और 9वां भाव मिलेगा। लग्न, 5वां और 9वां, ये क्या है? मेरा धर्म त्रिकोण है। ठीक है, क्या है? ये मेरा धर्म त्रिकोण है। ठीक है, अच्छा, ये जो धर्म त्रिकोण जो पॉइंट रखा है हमने, इसको आप लेके चलो आगे। जरूरत है, देखो ये जो आपको वैसे भी डायरेक्शन में भी कुछ दिखाता है, ये डायरेक्शन दिखाता है आपको ईस्ट। एम आई राइट? ठीक है, आगे देखते हैं। ये 2 6 10 जो है ना, ये आपको अर्थ त्रिकोण दिखा रहा है। ये आपको पता कौन सी डायरेक्शन दिखाता है साउथ। 3 7 11 जो भाव हैं उनका जो टोटल होता है ना, उसे हम काम त्रिकोण बोलते हैं। और ये दिखाता है आपको वेस्ट डायरेक्शन। और ये जो मोक्ष त्रिकोण है 4 8 12, ये भाव आपको दिखाता है नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, इन डायरेक्शन को भी याद रखना है, आगे जरूरत पड़ेगी, याद रखिएगा। ईस्ट, साउथ, वेस्ट और नॉर्थ। ठीक है, और नॉर्थ, ये डायरेक्शन जरूर याद रखनी है, काम आने वाली है आगे। ठीक है, चलिए अब इसको क्यों ऐसा कह रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो भाई, धर्म त्रिकोण है आपका 159, धर्म हमेशा आपकी रक्षा करता है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, आप धर्म के रास्ते में चलेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा, ऐसा कहा गया है हमारे वैदिक टेक्स्ट के अंदर। तो धर्म त्रिकोण जो है यानी कि 159 है, ये आपका बंधु है, आपका भाई बंधु है। ठीक है, तो जब हम कुंडली को एनालाइज करते हैं, कुंडली को देखते हैं, तो सेकंड हाउस, 6th हाउस एंड 10th हाउस, ठीक है, प्रोफेशन और कर्मों से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे सेवक पार्ट कहा गया है, सेवक कहा गया है। ठीक है, उसके बाद पोषक, यानी कि 3 7 और 11, ये जो भाव है इसे पोषक कहा गया है। और घातक, जो कि नाम से पता लग रहा है घातक, 4 8 12 ये मोक्ष त्रिकोण है। ठीक है, इसलिए इसको घातक कहा गया है। तो यहां पर कंडीशन आती है, ये कहते हैं कि भाई अगर किसी व्यक्ति का जो सेवक वाला भाव है वो स्ट्रांग आ रहा है, ठीक है, सेवक वाला भाव जो है वो स्ट्रांग आ गया, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? वो जॉब करेगा। बंधु वाला भाव यानी कि 1 5 9, अगर आपके सामने कोई व्यक्ति आए और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कि वो पूछ रहा है आपसे कि भाई मैं जॉब करूं या मैं बिजनेस करूं, ऐसा आपके सामने आके कोई व्यक्ति बोले, आपने कुंडली को एनालाइज कर लिया। कुंडली को एनालाइज करने के बाद आपको पता लग रहा है कि यार इसके ना जॉब करने की प्रोबेबिलिटी भी बन रही है और बिजनेस करने की प्रोबेबिलिटी भी बन रही है, ऐसा हो सकता है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो आप उस व्यक्ति से ना बातों बातों में कंफर्म भी कर सकते हो कि भाई आपकी कुंडली में मुझे जॉब भी दिख रही है और बिजनेस भी दिख रहा है। वो व्यक्ति अपने आप खुद बोलेगा, हाँ जी सर, मैंने ना पहले जॉब की हुई है, अब मैं जॉब करके थक गया हूँ, अब मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ। वो आपके सामने बोल देगा, जब आप उसकी एनालिसिस करोगे ना पता लग जाएगा। ठीक है, आपने जॉब और बिजनेस, अब वो बोला जी अब बताओ, अब मैं कंफ्यूज हूँ, मेरा मन तो बिजनेस करने का है और जॉब से मेरे को अच्छी सैलरी मिल रही है, तो मैं सोचता हूँ ऐसा ना हो कि मैं बिजनेस ज्वाइन कर लूँ और बाद में मुझे तकलीफ हो। ऐसी कंडीशन में क्या करो, आप अष्टक वर्ग पे जाओ, सर्वाष्टक वर्ग पे जाओ, आप उसके 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस का पॉइंट्स का टोटल कर लो। ठीक है, आप उसके 2 6 और 10 के पॉइंट्स का टोटल कर लो। अगर आपको बंधु खंड, यानी कि जो बंधु खंड है वो आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहा है सेवक खंड से, यानी कि बंधु के पॉइंट सेवक से ज्यादा हैं, तो आप उसको बोल दो भैया ऐसा कर, बिजनेस कर ले। क्या कर ले? बिजनेस कर ले।
वहीं पर आपको दिख रहा है कि भाई नहीं भाई सेवक के जो पॉइंट्स है ना वो बंधु से ज्यादा हैं, तो आप उसको बोलो भाई अभी थोड़ा और वेट करो और आप अभी क्या करो जॉब ही कर लो, जॉब अभी थोड़ी बेटर दिख रही है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसी के बेस पर आप सिलेक्ट कर लो, मैं कह रहा हूं और सारे पैरामीटर्स को चेक कर लो और फाइनल कंक्लूजन अगर आपको आपको देना है तो इसके बेस पे आप दे सकते हो, आपको आसानी होगी। अपना जो आपका जो रिजल्ट है या जो आप अपने सर एनालिसिस, हाँ जी, अगर आप जो भी आपका एनालिसिस पार्ट है वो उस एक पार्ट, सवाल है, हाँ जी बोलिए सर, एक बोलिए मैं सवाल है, अपनी बात अगर कर दूंगा बाद बंधु में। में ज्यादा हो, हाँ एक जी, पाँच है, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए जी, बोलिए अगर बोलिए। बंधु में ज्यादा हो, हाँ, अगर बंधु में ज्यादा हो 159 में, हाँ जी, तो ही इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स डूइंग हिज ओन बिजनेस। यस यस ऑफ कोर्स उसका मन करेगा क्योंकि और उसकी ये कैसे कुंडली में मालूम, वो ये, एफिनिटी है। अच्छा, तो ये कैसे मालूम पड़ेगा कि वो जॉब भी करता है और बिजनेस भी करता है? अच्छा, वो ऐसे पता लगेगा सर कि आप ना उसका लग्न देखो। बिजनेस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता क्या है? लग्न का इंपॉर्टेंट होना, बली होना। अगर लग्न बली है ना तो उसके हाँ। अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो बिजनेस को होल्ड कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। एक बात। दूसरी बात, उस व्यक्ति का जो पराक्रम भाव है यानी जो थर्ड हाउस है वो ना हम्म। स्ट्रांग होना चाहिए। बिजनेस करना एक रिस्क लेने की बराबर है, क्योंकि हम्म। कोई भी आदमी पैसा लगाता है, रिस्क लेता है। अगर अगर वो रिस्क ले रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि क्या उसको उसके अंदर वो क्षमता है रिस्क लेने वाली। वो क्षमता कहां से आएगी? थर्ड हाउस से आएगी। ओके। ठीक है। तीसरा एक पैरामीटर, क्या हम ये बात मानते हैं कि बिजनेस करने वाला जॉब करने से ज्यादा अर्न करता है? यस। इसका मतलब है उसके लक्ष्मी भाव या उसका 11th हाउस स्ट्रांग होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में लग्न, तृतीय भाव, 11th हाउस स्ट्रांग आ रहा है प्लस 7th हाउस भी, क्योंकि वो बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। बिजनेस में क्या है ना, आदमी डे टू डे बेसिस पे भी कमाता है। हम्म। ठीक है, तो जो डे टू डे बेसिस पे जो कमाना होता है, अर्निंग होती है, वो 7th हाउस से होती है। तो अगर किसी हम्म। व्यक्ति कुंडली में आपको लग्न, थर्ड हाउस, 11th हाउस एंड 7th हाउस का रिलेशन दिखे या ये भाव आपको मजबूत दिखे, वो व्यक्ति बिजनेस के लिए जा सकता है। एल्स अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में लग्न बली दिखे, सेकंड हाउस बली दिखे, 6th हाउस बली दिखे या दशम भाव का संबंध हो, यानी कि वो जॉब की ओरिएंटेशन रखता है। जॉब कहां से आती है? जॉब आती है छठे भाव से। लग्न का, सेकंड हाउस का, दशम भाव का छठे भाव से रिलेशन बन रहा है, यानी कि इस व्यक्ति के कर्म और इसके पैसे का जो रिलेशन है वो सेवा से जुड़ रहा है। ओके। ओके, चलिए अब हम वापस आ जाते हैं, अपने बैक ट्रैक करते हैं अपने पॉइंट्स पर। अब हमने क्या देखा? हमने देखा बंदूखंड। बंदूखंड क्या है भाई? 24 प्लस 25 प्लस 29, कितने पॉइंट आ गए जी? 78 पॉइंट आ गए। आई होप आप लोग स्मार्ट ज्यादा हो, आप लोगों ने अब तक ऐड कर भी लिया होगा। ठीक है, क्या हो गया? 78 पॉइंट्स आ गए। अब जरा सेवक खंड को देखें। सेवक खंड क्या है भाई? सेवक खंड है 23, 34 एंड 27। इसको भी ऐड कर लीजिए भाई। 23 प्लस 34 प्लस 27 गिव्स यू 84। तो अब आपको क्या पता लगा? ये क्या था भाई? ये था बंधु। ये क्या था भाई? सेवक। क्या सेवक बड़ा है बंधु से? सर। तो ये जॉब कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? प्राइवेट फर्म में जॉब कर रहे हैं। और ये जो अकल्ट का काम कर रहे हैं उसको अभी इन्होंने नीचे रखा हुआ है, और ये जो जॉब कर रहे हैं वो इन्होंने फिक्स इनकम के लिए रखा हुआ है। ठीक है, इससे भी कमा सकते हैं, इससे भी कमा सकते हैं, मैं कमाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इनके पास इनकी जो ओरिएंटेशन है वो सेवक वाली ज्यादा है, यानी कि जॉब वाली ज्यादा है। कंफर्म हो गया सर। बात समझ में आ गई आप लोगों को? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब जरा इस पॉइंट में वैसे मैं बता रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए, और आपकी आप थोड़ा सा और अच्छे से देखो। देखो ये 34 पॉइंट्स हैं। मैंने आपको जॉब के, बिजनेस के लिए कौन कौन से भाव बोले? ये बोला, ये बोला, ये बोला और ये बोला, क्योंकि ज्यादा अर्निंग, ज्यादा प्रॉफिट होता है बिजनेस वाले को। ठीक है, वो अपने आप को खपाता है बिजनेस में, वो मेहनत करता है, पराक्रम दिखाता है, अपनी एनर्जी को दिखाता है। और
डे टू डे बेसिस पे भी कमाता है। ठीक है, आज 10 लाख की सेल कर ली, आज अगले दिन 2 लाख की सेल कर ली, फिर शायद ना भी करी, एक दिन नहीं भी करी। तो आप देखोगे इन सभी पॉइंट्स में से सबसे ज्यादा पॉइंट वो कहां पर आए, यहाँ पर आए। पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथफुल हाउस है विद रिस्पेक्ट टू अष्टक वर्गा, कौन सा है? 6th हाउस है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आगे बढ़े, चलिए यस आगे सर। बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जरा। जरा इस सबको रब कर देता हूं, है ना। चलिए, इसके बाद 2 भाव हमारे और भी थे जो हमने पार्ट सभी किए ना। तो एक तो था उसमें बंधु, एक था सेवक, उसके बाद कौन सा भाव था हमारे पास? पोषक। ठीक है, पोषक क्या था जी? पोषक की भी ऐड कर लीजिए सभी लोग। भाई पोषक है 3, 7 और 11, सभी लोग उसकी भी ऐड कर लीजिए तुरंत, फिर हम आगे बात करते हैं। पोषक जो था, अभी मैं लिख भी लेता हूं इसको ना। अभी इनका हमने क्या देखा था? हमने सबसे पहले इनका देखा, हम लोगों ने देखा बंधु। बंधु में कितने पॉइंट आए थे जी? 78, 78। सेवक में कितने आए जी? 84, 84। अच्छा, अब वापस आइए। 86 है सर ये। हाँ जी, 3, 7 और 11 में 3 में जो 30 पॉइंट है, देन 29 पॉइंट है, देन 27 पॉइंट है, इट विल गिव्स यू 86। यानी जो 86, पोषक है, पोषक वाले पार्ट में 86 पॉइंट आ गए। अब जरा घातक को भी ऐड कर लीजिए, 4, 8, 12 को भी ऐड कर लीजिए। 30 प्लस 29 प्लस 30, इट गिव्स यू 89, 89। यानी कि जो इनका घातक वाला हिस्सा है ना, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, 89 पॉइंट्स हैं। तो इसका क्या मतलब है, रिस्क या अलग देखना? हाँ बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, अब जरा देखिए, ये जो घातक का मतलब पता है? घातक का मतलब बेसिकली एक्सपेंडिचर्स हैं। घातक जो है, अगर एक आदमी के लिए सबसे घातक चीज क्या है एक वर्किंग पर्सन के लिए? उसके खर्चे, एक्सपेंडिचर। अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा अर्न कर रहा है तो वो खर्चा भी अच्छे से करेगा, उसको दिक्कत ही नहीं है। घातक का मतलब है, घातक का मतलब है एक्सपेंडिचर। पोषक क्या था? ध्यान से देखिए, पोषक क्या था? 3, 7 और 11, यानी कि 86। इनकम सोर्स, प्रॉफिट्स। ठीक है ना भाई। थर्ड हाउस क्या होता है? हाउस ऑफ कमीशन होता है नहीं होता? कमीशन का काम होता है नहीं होता? भाई जो थर्ड हाउस है, इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद अर्निंग्स। क्यों? क्योंकि कमीशन वर्क को दिखाता है। यहाँ पे मेहनत नहीं करनी होती, यहाँ पे लॉबिंग करके या सोर्स शेयर करके पैसा कमाना होता है। जो 7th हाउस होता है वो डे टू डे बेसिस पे काम करके पैसा कमाना होता है। और जो 11th हाउस होता है, 11th हाउस मेरे प्रॉफिट्स होते हैं। तो जब हम 3, 7, 11 को ऐड करते हैं ना, तो इसको बोलते हैं सोर्स ऑफ इनकम। जो पोषक है वो क्या है? सोर्स ऑफ इनकम है आपका। अगर आपका पोषक घातक से स्ट्रॉन्ग है, यानी कि अगर आपके सोर्स ऑफ इनकम आपके एक्सपेंडिचर वाले पॉइंट से स्ट्रॉन्ग है, तो आप पैसा कमा लोगे और खर्चा भी कर लोगे। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? जो पोषक होता है यानी कि सोर्स ऑफ इनकम हो गए, अगर आपके सोर्स ऑफ इनकम अच्छे हैं, आप अच्छे से पैसा कमा पा रहे हो, तो आप खर्चा भी कर लोगे ना, आपको दिक्कत नहीं है कोई। नौकर चाकर रखो, बिजनेस करो, सब बढ़िया है। भाई बिजनेस के लिए यही तो मैंने एरिया बताया आपको। भाई 3, 7 और 11, 3, 7, 11 में अच्छा आ रहा है, अच्छा पैसा आ रहा है, आप अपने नौकर चाकर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिजनेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके हो रहे खर्चे ज्यादा, आपके घातक हो गए स्ट्रॉन्ग किससे? पोषक से। यानी खर्चा आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। तब क्या आप ज्यादा अच्छी लग्जरी लाइफ जी पाओगे? नहीं जी पाओगे। आपको पैसे की शॉर्टेज रहेगी? बिल्कुल रहेगी। क्या आप लोन लेने जाओगे? बिल्कुल लोन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लोन की कंडीशन बन जाएगी। भाई जब सोर्स ऑफ इनकम कम होगी और खर्चे ज्यादा होंगे, तो पैसा कहां से आएगा? पैसा आएगा उधारी से या लोन से। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस सर। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इतने में? चलिए वापस आते हैं।
मैंने आपको अभी बंधु, सेवक, पोषक समझाया और मैंने इस पॉइंट्स को क्लियर करने की कोशिश की आप लोगों को। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इसको लिख भी रखा है आपके लिए, डायरेक्शंस भी मैंने मेंशन कर दिए, तो अलग से आपने लिख लिए तो अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट्स देखिए भाई, देखिए बंधु अगर स्ट्रांग है, अगर बंधु स्ट्रांग है, किससे, ये बहुत स्पेसिफिक पॉइंट्स आ गए, आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बंधु अगर स्ट्रांग है, सेवक से, पोषक से, घातक से बिजनेस कर सकता है आदमी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी कंडीशन है। अगर सेवक स्ट्रांग है, बंधु से, पोषक से, घातक से, आदमी सर्विस करे, ठीक है। पोषक स्ट्रांग है, वो व्यक्ति अमीर आदमी है। घातक स्ट्रांग है, वो व्यक्ति के ऊपर या तो बहुत सारे दुश्मन है या बहुत सारा लोन है उस पर्सन पे। और याद रखिए, घातक के पॉइंट्स ग्रेटर देन 73 नहीं होने चाहिए। और हमारे जो अभी सर हैं, प्रीतम जी हैं, प्रीतम जी के पॉइंट्स एक्सीड कर रहे हैं, आई थिंक प्रीतम जी के एक्सीड कर रहे हैं। आप देखेंगे ना, इनका बंधु असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, बंधु सबसे छोटा है, फिर सेवक बड़ा है, फिर पोषक बड़ा है, फिर घातक बड़ा है। हाँ ठीक है, सर। ठीक है। तो इसका मतलब, और आपके जो घातक के पॉइंट्स हैं जी 73 से ऊपर भी हैं, तो ये ना कंडीशन सही नहीं है। आपके घातक की कंडीशन मोर देन 80 है, विच इज नॉट गुड एट ऑल। आप अपने एक्सपेंडिचर और अपनी इनकम के बीच में थोड़ा बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज लोन के चपेट में आ जाओगे आप। प्रीतम जी आप हो यहाँ पर? हाँ सर, मैं सुन रहा हूँ सर। ठीक ठीक, ओके ओके। तो कभी आपके लिए बहुत लर्निंग का पॉइंट है कि आपको अपने पैसा कमाना और पैसे का मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्लियर। और आपका जो घातक है वो 38 मोर देन 80 पॉइंट लेके बैठा है। आप ज्यादा किसी दुश्मनी भी मत लेना, ठीक है, आपके एनिमीज हो सकते हैं, हाँ सर, है सर, बहुत एनिमी है सर। तो उनसे थोड़ा बच के रहिए। और अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कीजिए अपनी, ठीक है। चलिए, तो मैंने यहाँ पर ना आपको डायरेक्शंस भी दे दिए हैं, मैंने पहले भी बताया था, वहां पे समझा दिया था। यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन कर दिए हैं कि ईस्ट, साउथ, वेस्ट और नॉर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनका सबसे इंपॉर्टेंट खेल होगा, सबसे इंपॉर्टेंट खेल होगा। भाई मेरे जीवन साथी को मैं कौन सी दिशा में ढूंढूं, मैं कौन सी डायरेक्शन में जाके जॉब करूं, मैं अपने घर का मंदिर कहाँ बनाऊं, मैं अपने घर का किचन कहाँ बनाऊं, मैं अपने टॉयलेट कहाँ बनाऊं, ये सब पॉइंट्स आपको कवर के करवाए जाएंगे, ठीक है। कौन सी राशि की लड़की मेरे लिए सबसे अच्छी है, कई बार देखा होगा आप लोगों ने, हम सुबह सुबह ऑफिस गए और एक आदमी का चेहरा देख लिया, ठीक है, हम बड़े खुश हो गए, बहुत खुश हो गए हम लोग, ठीक है। वहीं पर एक आदमी का चेहरा देख लिया, उसको देखते ऐसा लगा कि पूरा दिन खराब हो गया मेरा, बिल्कुल दुखी हो गए, ठीक है। ऐसा क्यों है वो भी हम समझेंगे, ठीक है। और किससे समझेंगे? अष्टक वर्ग के, किससे? अष्टक वर्ग से, चंद्रमा के भिन्नाष्टक से समझा दूंगा मैं आपको ये वाली बात। कौन सी लड़की मेरे लिए अच्छी है, शुक्र समझा दूंगा। कौन सी डायरेक्शन में जाके जॉब करूं, शनि से समझा दूंगा। किचन कहाँ बनाऊं, मंगल से समझाऊंगा। मंदिर कहाँ बनाऊं, सूर्य से समझाऊंगा। हर एक प्लेनेट के विन्याष्टक से हम चीजों को समझते जाएंगे, क्लियर। चलिए थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट आ गए हम लोग थोड़ा सा, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइम ऑफ फॉर्च्यून। मेरे समृद्धि का समय कब आएगा, मेरी समृद्धि का समय कब आएगा, इसका एनालिसिस हम सिंपल इसके माध्यम से कर सकते हैं। इसके माध्यम से, सर्वाष्टक वर्ग के माध्यम से। यहाँ पर थोड़े अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं, उन सभी व्यू पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहला व्यू पॉइंट क्या है भाई, कुछ जो क्लासिकल्स लिखने वाले लोग हैं, जो अष्टक वर्ग के अंदर किताब लिखी गई है या जिनको फॉलो किया जाता है, जिन थॉट प्रिंसिपल्स को, मतलब थॉट ऑफ स्कूल्स को फॉलो किया जाता है, उसमें से पहला थॉट क्या है कि जो बचपन का समय है वो कहाँ से लिखा जाता है? मीन राशि से मिथुन राशि का लिया जाता है, मीन से मिथुन राशि। युवा अवस्था को कर्क से, यानी कि मैं लिख देता हूं मैं इसमें, करके आसानी रहेगी हमें, 12 नंबर की राशि से लेके 3 नंबर की राशि जो है वो मेरा बचपन का समय है, ठीक है। 4 नंबर से लेके तुला जो है मेरी जवानी का समय है,
और 8 नंबर से लेके 11 नंबर तक का मेरा बुढ़ापा है। ठीक है, इस राशियों के अंदर जो जो पॉइंट्स हैं हम उनको करेंगे टोटल। ठीक है, और जिस खंड में, जिस पार्ट में ज्यादा नंबर्स आएंगे ना, वो हिस्सा यानी कि वो मेरे जीवन का हिस्सा ज्यादा सुखमय रहेगा। ठीक है, फिर से बता देते हैं, 12 से 3, 4 से 7 और 8 से 11। प्रैक्टिकल करके देखते हैं, प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करते हैं प्रीतम जी की कुंडली से, प्रीतम जी के अष्टक वर्ग से। ठीक है, कहाँ गए, चलिए इस पर एक बार रब कर देता हूं, फिर आगे करते हैं। चलिए, तो मीन राशि से लेके मिथुन राशि तक हमें जाना है। देखिए मीन राशि में कितने पॉइंट्स हैं बताइए जी? 29 पॉइंट्स हैं। मीन राशि में 29 पॉइंट्स हैं। उसके बाद फिर से 29 पॉइंट्स है, फिर से 29 है, फिर से 27 है, यानी कि 3 बार 29 और 1 बार 27। कितना पॉइंट्स बना जी बताइए टोटल करके जल्दी से? बता दीजिए, कि मैं ही करूं कैलकुलेटर से? तभी मैंने कहा था कैलकुलेटर रखिए अपने पास। 114 प्लस 29 प्लस 29 प्लस 27, तो 14 सर। 114 यानी कि जो इनका बचपन का समय था, बचपन का समय, बचपन के समय में 114 पॉइंट्स आए। चलिए अब युवा अवस्था पे आ जाइए। युवा अवस्था कहां से लेनी है? कर्क राशि से लेनी है। कर्क राशि में कितने हैं? 27 पॉइंट हैं। उसके बाद सिंह में कितने हैं? 30 हैं। उसके बाद 25 पॉइंट्स हैं। उसके बाद 23 पॉइंट्स हैं। टोटल कर दिया युवा अवस्था में, यानी कि जवानी के समय में कितने पॉइंट्स आए? 105 नंबर आए, 105। ठीक है, आगे देखिए, अब आ गए आपके बुढ़ापे के नंबर, यानी कि 8 नंबर से 11 नंबर तक की राशियां। 30 पॉइंट प्लस 30 पॉइंट प्लस 24 पॉइंट प्लस 34 पॉइंट। क्या मिल रहा है आपको? बुढ़ापा, यानी कि वृद्धावस्था में कितने पॉइंट मिल रहे हैं? 118 पॉइंट मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? इनके बचपन का समय ठीक था, अब जो जवानी का समय है वो स्ट्रगलिंग है, और जब बुढ़ापे का समय आएगा तो वो थोड़ा बेटर हो जाएगा। कैसे कैसे डिवाइड किया? 3 काल खंडों में कर दिया, 25-25 साल की उम्र में। 1 से लेके 25 बचपन मान लेते हैं इसको, तो ये थोड़ा ठीक था। 25-26 से लेके 50 की उम्र मान लेते हैं, वो थोड़ा सा डाउनग्रेड था, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ गई। फिर 51 से 75 की एज है, बुढ़ापे वाला एज है, वो थोड़ा ठीक है। ओके, क्लियर? ये वाली बात समझ में आई आप लोगों को? तो अभी प्रीतम जी जो यंग एज में चल रहे हैं, ये यंग एज इनके लिए क्या है? स्ट्रगल का टाइम है। स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे भी इनके जो पॉइंट देखे हमने 10th हाउस में और 11th हाउस में पॉइंट देखे ना, वो इक्वल इक्वल है, इक्वल इक्वल। अच्छा मैं आपको बड़ी खास बात बताता हूँ, ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट जो हैं, ये पॉइंट्स ना समरस है नीचे, समरस। समरस का मतलब समझते हैं? बहुत ज्यादा ऊपर नीचे ना जाएं। जैसे देखिए ये ऊपर नीचे गए हैं, ये देखो, ये ऊपर नीचे गया है, ये पॉइंट देखो ऊपर नीचे गया है। 24 34 10 का डिफरेंस, 20 23 30 का 7 का डिफरेंस। ये ओके है क्योंकि इसमें कुछ चेंज ही नहीं है, बराबर बराबर सा है। ये भी कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, 2 पॉइंट का डिफरेंस है। इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। यानी कि जितना कम डिफरेंस होता है ना, उतना ही व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल कम होती है। अदरवाइज क्या है, आदमी के जीवन में उतनी उथल पुथल होगी, वो कभी बहुत राइज राइज कर गया है और कहीं बहुत नीचे गिर गया है, कहीं ऊपर कहीं नीचे। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसके जीवन में बहुत उथल पुथल रही हो? अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में आपने देखा भाई इस आदमी ने तो अपने बहुत अच्छा टाइम भी देखा और बहुत बुरा टाइम भी देखा, एक समय तो वो बहुत अमीर था और आज वो किराया भरने का भी पैसा नहीं है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं और ऐसे व्यक्ति चार्ट आपके सामने है, तो उसका चार्ट लगाइएगा और चेक कीजिएगा क्या उसके जीवन में जो पॉइंट या उसके जो सर्वाष्टक वर्ग में जो पॉइंट्स आए हैं, वो पॉइंट्स का मतलब डिफरेंस ज्यादा है क्या? अगल बगल के भाव में डिफरेंस ज्यादा है क्या? जैसे यहाँ पे 10 पॉइंट का डिफरेंस आया था पंचम में और छठे में, 24 34। अगर आपको 10 से ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है, तो आप समझ लीजिए आपको एक आइडिया पता लग जाएगा क्यों उसके जीवन में उतार चढ़ाव आए हैं। पॉइंट्स के टैली में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए एक पॉइंट हमने ये समझा।
समृद्धि का समय इसी का ही एक पार्ट है। बचपन, युवा और वृद्धावस्था को अलग अलग पार्ट से डिवाइड किया गया। वो कैसे किया गया है? लग्न से 4 भाव, लग्न मतलब फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस का सम कर दिया। उसके बाद युवा अवस्था देखने के लिए फिफ्थ हाउस, सिक्स, सेवंथ, एट, 4 भाव फिर देख लिए। उसके बाद जो बुढ़ापे का समय है वो 9वें भाव से लेके 12वें भाव तक के पॉइंट्स को टैली कर लिया, ऐड कर लिया। जो हिस्से में ज्यादा पॉइंट्स आएंगे वो हिस्सा व्यक्ति का ज्यादा सुखमय रहेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एज इट इज आपने पढ़ना है, एज इट इज। ठीक है। क्या पॉइंट है? अगर किसी व्यक्ति के लग्न में 10वें भाव में 11वें भाव में 30 से ज्यादा बिंदु हैं, 30 है या 30 से ज्यादा बिंदु है, वो व्यक्ति अपने उम्र के 37वें साल के बाद उन्नति करेगा। ये क्लासिक नियम है। इट इज अ क्लासिकल नियम। ठीक है। क्या पॉइंट है? लग्न में 10वें में 11वें में 30 पॉइंट है या 30 से ज्यादा पॉइंट है तो व्यक्ति अपने जीवन के 37वें साल के बाद उन्नति में आ जाएगा, उन्नति करने लगेगा। इज इट क्लियर? अच्छा, अब जरा मैं थोड़ा सा रिलेटेबल बात कर लेते हैं। आप लोग के पास अपने अपने सर्वाष्टक वर्ग होंगे और आप लोगों ने अब तक हमने जो जो बातें की हैं वो बातों को आपने अपने चार्ट पे आई होप कि आपने लगा के देखा होगा। क्या कुछ बैलेंस या कुछ सिमिलैरिटीज या कुछ रिलेट कर पा रहे हो आप लोग? हाँ जी भाई सर, आप कुछ है, कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी भी है। कुछ कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी भी है। ठीक है, ओके। और किसी ने लगा के देखा? यस सर, मैंने देखा अभी वाला जो है ना, तो हम्म। उसमें एक काफी डिफरेंस आ रहा है पॉइंट्स में। पॉइंट्स में वन काफी ट्वेंटी डिफरेंस आ रहा या 128, 99 एंड 121, एंड काफी हद तक रेजोनेट हो रहा है ये पार्ट। है। ठीक है। अब कहाँ गए हमारे साहब? वो मनमीत साहब ने बोला। सर हाँ, ठीक है। मनमीत जी, मैंने आपको एक पॉइंट बोला था कि ये जो पॉइंट्स है ना ये हमें हेल्प कर रहे हैं। इट इज ए हेल्पिंग टूल। सर्वाष्टक वर्ग एक हेल्पिंग टूल है जो हमें काफी अच्छे हद तक रिजल्ट दे सकता है। हाँ अभी जी, तो हमने अभी सर्वाष्टक ही पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी हाँ जी, विन्यासक हाँ भी जी, पढ़ेंगे। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इसके साथ साथ ना जो कुंडली के जर्नल नियम हैं, जो अच्छा। जो बेसिक नियम हम कुंडली में लगाते हैं उनको भी साथ में जोड़ करके देखो। मैंने ठीक। क्या बोला था? मैंने आपको बोला कि मान लीजिए कोई भाव है, उस वो भाव के अंदर ना पॉइंट्स कम है। एग्जाम्पल के तौर पे 25 पॉइंट्स हैं। ठीक है। तो ये क्या चला गया, मेरे ना 28 से नीचे चला गया। यानी कि ये मेरे को कह रहा है कि भाई आपका जो भाव है साधारण से हल्का है। ठीक है। तो 25 तो फिर भी ज्यादा है, मैं कह रहा हूँ 20 पॉइंट्स हो गए। ठीक है। 20 पॉइंट्स हो गए और साधारण से हल्के हो गए, काफी हल्के हो गए। लेकिन इसी भाव को इसके इस भाव के ऊपर ना कोई पाप प्रभाव नहीं है। पॉइंट्स कम है लेकिन इसके ऊपर कोई पाप प्रभाव नहीं है। इसके अगल बगल में शुभ ग्रह बैठे हुए, शुभ कर्तरी में ये प्लेनेट हाउस हो गया और इसी भाव को इस भाव के स्वामी ने देख भी लिया। क्लियर? अब भाव भले ही पॉइंट वाइज वीक हो गया है लेकिन कुंडली के एनालिसिस के या जो दूसरे पैरामीटर्स हैं कुंडली एनालाइज करते समय वो भाव को सिद्ध कर रहे हैं, वो भाव को हेल्प कर रहे हैं उस खराब कंडीशन से निकलने में। ठीक है। अगर आपने अपनी कुंडली चेक की, अभी अष्टक वर्ग के जो नियम लगाए उस नियमों के अनुसार आपको लग रहा है कि भाई मेरा भाव ना मुझे अच्छा रिजल्ट देना चाहिए था लेकिन इसने मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं दिया, तो आप उस भाव को, उस खंड को चेक करो, वहां पे जरूर कोई मेलेफिक इंपैक्ट आ रहा हो। यस सर। ठीक है, ठीक है। आ रहा है ना इम्पैक्ट? हाँ सर, अभी तो खाली वही किया, कल करेंगे एक दिन। उसको लगा के देखना, आप मेलेफिक इंपैक्ट आएगा वहां। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये मेरा पॉइंट तो मेरे को तो ग्रो करना चाहिए था, मेरे को तो पैसा मिलना चाहिए था, वो पैसा मेरे को मिला नहीं। सर कह रहे पैसा मिलना चाहिए, पैसा नहीं मिल रहा। आप चेक करोगे वो भाव से संबंधित जो प्लैनेट्स है ना वो कहीं पे पीड़ित हो रहे होंगे या उस भाव के ऊपर ना कहीं पीड़ा आ रही होगी। ठीक यस है। सर, ये हो सकता है। वो होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको वो फल मिले ऐसी दशा ही ना मिली होगी आपको।
ठीक है, ओके ओके आपको अच्छे फल मिल सके ऐसी दशा ही नहीं आई होगी अभी तक। ओके। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुंडली के अंदर योग होना बहुत जरूरी है। लेकिन योग है लेकिन दशा नहीं है, दशा मतलब टाइम नहीं आया तो वो योग फलीभूत नहीं होंगे। टाइम आ गया है, गोचर नहीं आया तो आपको फाइनल रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अभी हम यहाँ पर गोचर भी लगाएंगे, अभी तो हम इनिशियल स्टेज पर हैं और आई होप आपको आज चीजें कुछ क्लैरिटी आनी शुरू हुई होगी क्योंकि हमने एक चार्ट के साथ रेजोनेट करके देखा है। ठीक है, यस सर। धीरे 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 करके बिल्डिंग बाय बिल्डिंग, एक ब्रिक बाय ब्रिक हम लगाते जाएंगे और अच्छी अच्छी प्रोडिक्शन निकालते जाएंगे। ठीक है, सर ये जो पॉइंट्स होते हैं तो इनको हम इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं या फिक्स रहते हैं ये? अरे नहीं नहीं सर, ये पॉइंट्स जो है ना, ये एक कैलकुलेशन के माध्यम से पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है हम लोग इन पॉइंट्स को इंक्रीज करना या डिक्रीज करने हमारे हाथ में नहीं है। कोई भी ग्रह कुंडली के किस भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा है, और वो अब उस राशि में बैठ करके किस किस राशि को बिंदु दे रहा है, ऐसी एक प्रॉपर एक टेबल बनी हुई है, उसके बेस पर हम एक चार्ट तैयार करते हैं। क्या ये हम्म सॉफ्टवेयर है उसके हम्म। माध्यम से क्लियर पॉइंट्स क्रिएट करता है। सर मतलब हम कोई एनर्जी किसी भी राशि या उसकी एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते? नहीं नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये तो फिक्स्ड है। सर ये जो सर सॉरी सर, ये जो मनमीत जी ने पॉइंट बोला सर, ये भी सही है, क्योंकि मैंने भी ऐसे सुना है कि कोई कोई लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि किसी भाव की एनर्जी या ग्रह की एनर्जी हम बढ़ा या घटा सकते हैं। हाँ सर, मैंने भी आज ही सुना है अच्छा, ये। मैंने भी आज ही सुना है। अरे अच्छा, आप ये वाली बात कह रहे हो कि मैं सर्वाष्टक वर्ग की बात कर रहा हूँ, अष्टक वर्ग की बात कर रहा हूँ। आप अष्टक वर्ग में किसी भी प्लेनेट का या सर्वाष्टक वर्ग में, विनाष्टक वर्ग में आप अपनी मर्जी से पॉइंट एलोकेट नहीं कर सकते हो। हाँ जो हाँ। पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स हैं। ठीक है, और जो आप ये कह रहे हो ना भाव की एनर्जी को इंक्रीज या डिक्रीज करना, वो उसके पीछे एक अलग मैटर है। दैट इज अ पार्ट ऑफ, जिसे बोले साधना बोले, उपाय बोले, या उस तरीके का जो पॉइंट है, उस पॉइंट के थ्रू आप चीजों को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, ओके। थोड़ी हद तक जो जिसे बोलते हैं फ्री विल, जो कर्मों का हमारा हिसाब है, कर्मों का जो हमारा बेस है, वहां से आप उस चीज को थोड़ा मैनेज कर सकते हो। ठीक है, जैसे अच्छा मुझे एक पॉइंट बताइए, मेरे को सिंपल सी बात बताइए, किसी व्यक्ति का केतु छठे भाव में है, 6th हाउस केतु है, मैं राशि वाशी नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ ये कह रहा हूँ ब्लैंक चार्ट है, 6th हाउस केतु है। ठीक है, अब सोचिए एक और व्यक्ति है उसका 4th हाउस केतु है। दो आदमी है, छठे 6th हाउस केतु, एक आदमी है 4th हाउस केतु। क्या इनको गंगा स्नान करना चाहिए? सोच के बताइएगा। क्यों, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। 6th हाउस केतु एंड 4th हाउस केतु बोथ आर बैड, दोनों खराब है। खराब है क्योंकि उनकी एनर्जी, वो उस हाउस के साथ एनर्जी को रिलेट नहीं कर पाते। 4th हाउस किसी का केतु है ना, तो क्या है, वो अपने घर से दूर जाएगा, उसे काम करने की मतलब कुछ इच्छा ही नहीं है, उसको लग्जरी प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं है, उसे आनंद प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं है, तो फिर वो कर्म नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा वहीं पर छठे भाव में केतु है और 12th हाउस में राहु आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, छठे में केतु तो 12th में राहु होगा। राहु 12th हाउस में है तो क्या करेगा, वो आदमी एक मुक्ति और क्या नाम है बंधन में फंस जाएगा। 12th हाउस की एनर्जी है मुक्त करने वाली, राहु अटैचमेंट वाला प्लेनेट, तो फिर वो एंटी एनर्जी में फंस जाएगा। सिमिलरली केतु है, छठे भाव को कहते हैं सेवा का भाव, केतु बोले कुछ मत कर भाई, तो खाली बैठ जा, वो तो डिटैच करने का कारक है ना, तोड़ने का कारक है केतु। तो मुझे बताइए ऐसे व्यक्ति को गंगा स्नान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। हनुमान जी क्या कह रहे हैं आप? नहीं करना चाहिए सर। नहीं करना चाहिए। क्या कारण है इसके पीछे? भाई कारण भी पता होना चाहिए ना। सर क्योंकि ऑलरेडी तो वो तो डिटैच ही हो रहा है ना हर चीज से। हम्म, अच्छा, गंगा नदी में स्नान करने का अर्थ होता है हम अपने पापों से मुक्ति पा रहे हैं, डिटैचमेंट हो रहा है एक किसी का, हमारे पापों का हमारे से, खुद से। ठीक है, शुद्ध हो रहे हैं हम, हमारी जो वेस्ट है या जो हमारे जो ऑरा अगर खराब है तो हमारी ऑरा क्लीन हो रही है। यही मतलब है ना गंगा स्नान करने का, पवित्र होना बेसिकली, मुक्ति का भाव। यस सर। गंगा स्नान करने से क्या इस व्यक्ति के अंदर मुक्ति का भाव इंप्रूव होगा या नहीं होगा?
सर नहीं होगा। मुक्ति का भाव इंप्रूव नहीं होगा, मतलब वो अपने आप को बंधा हुआ और महसूस करेगा गंगा स्नान करने से। हाँ सर। इसमें भाई किसी को डाउट है गंगा स्नान करने से मुक्ति का भाव उत्पन्न होता है या नहीं होता है? मुझे ये बताइए पहले तो। सर वो क्या वो पापों धर्म से मुक्त हो गया तो मुक्ति हो गया ना सर वो। धर्म संकट में फंस गए क्या आप लोग? सर, पापों से मुक्त हो गया तो मुक्ति हो गया ना सर फिर वो। हाँ, मतलब कहने का मतलब गंगा जब हम ये वो है भाई फलाना तो गंगा, मैं तो भाई गंगा नहा लिया, समझ रहे हो मेरी बात को? हम जनरल लैंग्वेज में यूज करते हैं, स्लैंग अपने आम बोल चाल के भाषा में भी कहते हैं भाई मैं तो उससे मुक्ति पाया, मैं तो गंगा नहा लिया भाई, बोलते हैं, यानी कि मैंने मुक्ति पा ली। यस सर। किसी व्यक्ति के अंदर अगर गंगा स्नान चौथा केतु और छठा केतु है और वो गंगा स्नान कर रहा है, उसका केतु इंप्रूव हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है। हो रहा है। उसका केतु इंप्रूव हो रहा है, इसका मतलब क्या है? वो अपने घर से डिटैच फील करेगा या नहीं करेगा? चौथे नंबर केतु वाला यस ज्यादा सर। डिटैच होगा। लग्जरी से डिटैचमेंट फील करेगा नहीं करेगा? यस सर। ज्यादा डिटैच होगा। केतु छठे वाला वो अपनी सेवाओं से अपने आप को अलग रखेगा नहीं रखेगा? रखिएगा। तो मानव जीवन तो सेवा करने के लिए है, भगवान ने तो हमें सेवा करने के लिए भेजा है यहाँ पर। हाँ। यस अब सर। एनर्जी को ऊपर नीचे करते रहो बैठ के, किसी भाव की एनर्जी को बढ़ा दो और घटा दो और आराम से करते रहो, उपाय कर लो, कुछ कर लो। छठा नंबर केतु, जाके नहा लो, गंगा स्नान कर लो और फिर बोलो मैं आज मेरे अंदर एनर्जी आ गई, अब मैं जाके ना सर्विस करूंगा। आप चीजों से ना उठने की कोशिश करो, ठीक है? वो जो प्लेसमेंट है ना प्लेनेट की, वो अपना रिजल्ट दिखाएगी। मतलब मैं आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ गंगा स्नान मत करो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मैंने क्योंकि मैंने ब्लैंक चार्ट बोला है, मैंने और चीजों के बारे में नहीं बोला कि ये प्लेनेट कहां पर है, वो प्लेनेट कहां पर है। जनरल मैं एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि खाली चार्ट है, उसमें एक प्लेनेट यहां पर बैठा है, ठीक है? सिंपल सी बात। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्लेनेट या किसी भाव की एनर्जी को बढ़ाना घटाना कैसे आप उसको एनालाइज कर सकते हो, कैसे समझ सकते हो। क्लियर? चलिए, हाँ सर। ओके। अच्छा, मैं आपको एक पॉइंट और देता हूँ, ये भी आपको मतलब हेल्प ही करेगा, ये अदरवाइज हमारे टॉपिक से अलग है। भाई काल पुरुष की कुंडली में जो हमारा सर का हिस्सा है ये एरीज है, ये वाला हिस्सा एरीज है, मेष राशि है। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में जो लग्न है, लग्न में एक नंबर की राशि उदय होती है, वो एट रिप्रेजेंट माई ब्रेन, मेरा ये ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है? किसी व्यक्ति का जो तुला लग्न हो सकता है, किसी का वृश्चिक लग्न हो सकता है, किसी का धनु लग्न हो सकता है, यानी कि उस पर्सन स्पेसिफिक के लिए जो राशि उसके हेड पर है ना, उसके लग्न की राशि है, ठीक है? इसको आप लगा के देखना, समझने की कोशिश करना। मैंने आरकेपी पढ़ाया था, और हो सकता है आप में से कई सारे लोगों ने मुझसे आरकेपी पढ़ा भी हो। आरकेपी के अंदर मैंने बड़ी खास बात बताई थी कि भाई कोई भी प्लेनेट है ना, वो खराब कब होता है? कोई प्लेनेट खराब जब होता है, यानी कि जीव खराब जब होता है, जब वो अपने एनिमीज के कांटेक्ट में होता है, एनिमीज के घर में बैठ जाए, एनिमीज के साथ बैठ जाए, तो वो जीव खराब हो जाए, नहीं वो हाउस लॉर्ड खराब हो जाएगा। कोई भाव कब खराब होता है? कोई भाव जब खराब होता है जब उसके सामने कोई, जब बोलते हैं ना कि भाई किसी अशुभ ग्रह ने उसको देख लिया हो, किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि किसी भाव पर पड़ जाए, तो वो भाव हमारा खराब हो जाता है। और इसमें अशुभ कौन सा ले रहा हूं मैं? नैसर्गिक अशुभ ग्रह ले रहा हूं, फंक्शनल मैलिफिक नहीं ले रहा हूं। जो नेचुरल मैलिफिक है वो मैं कह रहा हूं, ठीक है? तो नेचुरल मैलिफिक प्लेनेट जो है वो किसी भाव को देखेंगे, उस भाव को खराब करते हैं। ये हमने आरकेपी के अंदर नियम पढ़ा था, एक रूल पढ़ा था। अब आप देख लीजिए पूरे कुंडली के अंदर आपका कोई भी भाव खराब है, उस भाव में राशि क्या है और वो राशि आपके बॉडी के कौन से हिस्से में आ रही है, आपको उस बॉडी पार्ट में ना इशू हो सकता है। लगा के देख लीजिएगा। फिर से बोल देता हूं मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? काल पुरुष की कुंडली में एरीज राशि यहां से शुरू होती है और पैरों तक खत्म होती है पाइसेस, यानी कि मीन राशि। वो काल पुरुष है, उनका स्ट्रक्चर ऐसा है। अब आपकी भी कुंडली होगी, आपके कुंडली में भी लग्न में कोई राशि उदय होगी, वो राशि आपके लग्न में यहां बैठेगी। फिर धीरे धीरे करते करते ऑर्गन बाय ऑर्गन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आगे बढ़ेगा। जो भी राशि आपकी खराब है, यानी जो भाव आपका पीड़ित है,
वो भाव में जो राशि है, वो राशि के हिसाब से जो आपका बॉडी पार्ट आया, वहां पे आपको समस्या आएंगी। अब चेक कर लेना। ये एक लाइन में मैंने आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आधी करवा दी, समझ, ठीक है? तो करके देखना, आप समझ के देखना, लॉजिक लगा के देखना। क्लियर नहीं होगा मुझसे पूछना, मैं क्लियर करवा दूंगा, ठीक है? लेकिन लगा के देखना, जब भी आप फ्री टाइम में हो ना, कि आज कुछ करने का मन नहीं कर रहा, चलो आज बॉडी बॉडी पार्ट खेलते हैं, ठीक है, आज एस्ट्रो बॉडी करते हैं, तब आराम से बैठ के लगाना। यू विल फाइंड द मतलब ये हुआ शॉर्ट में सर, अगर थर्ड हाउस में कैप्रिकॉर्न है और वहां पर राहु बैठा हुआ है, अब हाँ, दृष्टि राहु हो बैठा या खराब है, खराब है ना, राहु। दैट मीन्स थर्ड हाउस में कैप्रिकॉर्न है, कैप्रिकॉर्न रिप्रेजेंट्स नीज यस, एंड राहु बैठा हुआ है, दैट मीन्स उस बंदे के नीज में प्रॉब्लम होगी। इफ यू आर या टॉकिंग, इफ या यू आर टॉकिंग अबाउट, या मैं कह रहा हूँ अगर आप काल पुरुष के हिसाब से देख रहे हो, अगर वही चलो मैं करवा दूंगा, ये वाला हिस्सा मैं करवा दूंगा। दैट इज व्हाट यू हैव सेड जस्ट नाउ ना सर, हाँ कि हाँ, भाई मेरे थर्ड हाउस रिप्रेजेंट शोल्डर्स, बट यस, कैप्रिकॉर्न रिप्रेजेंट्स नीज एंड दिस थर्ड हाउस इज अफ्लिक्टेड, so do you mean that will we shoulders can have have, problem or knees will have problem? I mean that we can have problem first in my shoulder, second in my knees. Okay, first is represented by the house. Yes, First problem by the house, second problem by the Rashi. That is what you are yes, saying. yes, of Okay, course. okay. Probable है, प्रॉब्लम आनी प्रोबेबिलिटी है। Okay. अच्छा, इसमें भी ऐसा होगा कि ड्यू टू राहु मतलब जल्दी डायग्नोज ना होना या इन्फेक्शन, ऐसा देखना जल्दी है क्या? डायग्नोज ना होना, या राहु जो है प्रॉब्लम को बढ़ा देता है, बैठे बैठे चीजों को बढ़ा देगा, अचानक से चीजें करवा देगा, अनप्रिडिक्टेबल प्लेनेट है ना, ठीक है? तो यहाँ पे आज हमारा अपना सेशन खत्म करते हैं हम लोग, ठीक है? बाकी का सर्वाष्टक वर्ग हम कल करेंगे। परसों वेडनेसडे है, थोड़ा सा मुझे फैमिली इवेंट्स पे कहीं पे जाना है, तो कल का क्लास पॉसिबल है? कोई दिक्कत तो नहीं है? मजा आ रहा है आप लोगों को सीखने में? यस सर। कोई ऐसा साथी तो नहीं है जो बोरियत फील कर रहा हो, जिसको लग रहा हो नहीं यार कुछ मजा नहीं आ रहा? नहीं जी, बहुत मजा आया। बहुत अच्छा है सर। कोई भी साथी हो ना जिसको लगे कि मजा नहीं आ रहा, तो मुझे बता देना, मैं मजा करवा दूंगा मैं, ठीक है? बहुत अच्छा सर। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए यहीं तक चलते हैं, है ना? जय श्री राम। जय श्री राम सर, थैंक यू।